नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। पहले सभी भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि भारत के डी गुकेश मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम किया है और दक्षिण भारत से शतरंज के एक पर एक सितारे निकल रहे हैं। शतरंज पूरी तरह से भारतीय खेल है उस जमाने से। तो इसके लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो अतुल सुभाष का केस है, उस केस ने पूरे देश को हिला रखा है। यहाँ तक कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन चिंता ही जाहिर की, कोई फैसला उसने नहीं दिया है। जिस तरह से डाउरी एक्ट का, जिस तरह से पत्नियां अनेक तरह के क्राइम 302 तक का इस्तेमाल कर रही हैं, उससे भारत के वैवाहिक संस्था के समक्ष एक बड़ा खतरा उत्पन्न दिख रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ये कानून कितना उपयोगी है भारतीय वैवाहिक संस्था के लिए, हिंदू विवाह संस्था के लिए। इस मामले में प्रोफेसर मधु पूर्णिमा किशोर जी 80 के दशक से लगातार काम कर रही हैं और जब वो 80 के दशक में लिख रही थी, बोल रही थी कि 498 ए जो है किस तरह से एक भारतीय परिवार को खत्म करने वाला कानून है, तब उस समय कम लोग सुन रहे थे, सिंसियर लोग सुन रहे थे, लेकिन अब उसका दुरुपयोग साफ-साफ दिख रहा है। यहाँ तक कि अतुल सुभाष के मामले में कोर्ट में वो जज कह रही है, रीता कौशिक, मैं जानती हूँ ज्यादातर मामले झूठे होते हैं, लेकिन तुम्हें सेटल करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए मुझे दो। यानी न्यायपालिका से लेकर पुलिस व्यवस्था तक पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है और वो एक तरह से एक्सटॉर्शन रैकेट का पार्ट है और ये एक्सटॉर्शन रैकेट कई हजारों लाखों परिवारों को तबाह कर रहा है। कोर्ट का एक ऑर्डर है कि पति अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित करके पत्नी को दिए जाने वाले मेंटेनेंस से बच नहीं सकता, यानी आप भीख मांग कर दीजिए। पंजाब हाई कोर्ट का ये निर्णय है कि चाहे भीख मांगो, चाहे जो करो, पत्नी को मेंटेनेंस भरो। तो इसमें पूरी तरह से भारतीय न्यायपालिका पर भी वो कल्चर का एक तरह से प्रभाव दिख रहा है और आंख बंद करके ये न्याय दिए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने न्याय की जो मूर्ति है उसके आंखों से पट्टी हटा दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी दशकों न्यायाधीशों की आंखों पर पट्टी बंधी रहने वाली है। तो आज इसी लॉ पर चर्चा करेंगे अतुल सुभाष के केस के परिप्रेक्ष्य में और जानेंगे कि अभी ये कानून कितने युवाओं का जीवन ले लेने वाला है, क्योंकि यह बहुत ही क्रूर अमानवीय कानून के रूप में सामने आ रहा है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन से चैनल बचाए रखिए, सब्सक्रिप्शन भरिए और मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद और सीधे जुड़ेंगे मधु दीदी के साथ। एक बात और, आज 13 दिसंबर है और आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था, जिसमें हमारे काफ़ी सारे शूरवीर जवान बलिदान हुए। उन सबको हम इंडिया स्पीक्स डेली की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब सीधे हम चलते हैं मधु दीदी के पास। मधु दीदी, आपका स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली पर। नमस्ते। नमस्ते हाँ, संदीप भैया, थैंक यू। नमस्ते दीदी। दीदी, ये अतुल सुभाष का केस तो आपने देखा और आप खुद भी बहुत पीड़ा में थी, मुझे बार-बार फ़ोन कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो अतुल सुभाष के केस के मामले में जिस तरह का उसने उसमें अभियुक्त बनाया था, पहला अभियुक्त जज को बनाया, रीता कौशिक को। उसके बाद पत्नी उसकी जो है, फिर सास,
तो इस पर आपने एक बड़ा अध्ययन 80 के दशक से आप कर रही हैं। क्या अभी-अभी और अतुल सुभाष की बलि चाहता है भारत की कानून व्यवस्था? अभी तो कोई साइन नहीं दिखता। सबसे पहले मैं अतुल सुभाष के परिवार के साथ अ, अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी और इस देश ने भी एक बहुत ही काबिल बेटा भारत माँ का खोया है। वो खुद भी बता के गए कि एआई के फील्ड में अपने प्रोफ़ेशन में वो बिल्कुल अमंग द टॉप नॉच प्रोफ़ेशनल्स थे। और ऐसा व्यक्ति जिसकी कानून की समझ, जो उनका आखिरी बयान है, वो क्या दिखाता है कि हमारे टॉप लेवल सुप्रीम कोर्ट जजेस से बेहतर वो कानून को पहचान रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया को, सारे सिस्टम को और कानून की बारीकियों को, एक-एक क्लॉज का उन्होंने ज़िक्र किया है, कैसे उसका दुरुपयोग होता है। और ऐसा व्यक्ति अगर हमारी लॉ कोर्ट्स में हार जाता है, उसको सुसाइड तक मजबूर किया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गंदी, सड़ी, गली व्यवस्था है। और संदीप भैया मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने बहुत पीआईएल किए और गरीबों के बिहाफ़ पे, स्त्रियों के बिहाफ़ पे अलग-अलग केसेस मैंने कई दशकों तक किए, लीगल एड के काम भी बहुत किए कई दशकों तक। तो जब भी मुझे कोर्ट में जाना पड़ा है मैं सच बताऊँ, मुझे लगता है इससे अच्छा गंदे नाले में जाके नहाऊं। मुझे घिन आती है और मन नहीं करता कि कोर्ट के दरवाजे पहुंचे भी और कम से कम न्याय की मांग लेके तो नहीं जाए। कोर्ट में जाना है किसी को तंग करने के लिए, निकिता सिंघानिया के परिवार की तरह, किसी का खून पीने के लिए, किसी की जान मरोड़ने के लिए, किसी का शोषण करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। हमारी कोर्ट्स केवल उसके लायक बची हैं, हमारी पुलिस थाने केवल इस काम के लिए खड़े हुए हैं। और सारा जो वकीली का पेशा है, ये भी उसी काम के लिए पूरी तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड माफिया की तरह काम कर रहा है। न्याय की उम्मीद करना इतना मूर्ख है हमारी कानूनी व्यवस्था से। और सब लोग शांति से बैठे रहते हैं, एक ही बात कहेंगे, अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। हिंदुओं को बस यही पाठ पढ़ाया जाता है। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि हमारे थानों में, हमारी अदालतों में और हमारी सरकारी मशीनरी के अंदर, उन दफ्तरों में जितनी क्राइम एंड करप्शन है, वो आपको बाहरी समाज में नहीं मिलेगी। जो न्याय कानूनी व्यवस्था उसको नहीं दे पाई, इतनी मेहनत, इतना खर्चा करके, वो देखिए बड़ी महत्व की बात बता रही हूँ, वो समाज देगा। आज समाज सारा, जैसे ही फैक्ट्स पता चले हैं, सारा समाज उठ खड़ा हुआ है अतुल सुभाष के लिए न्याय की मांग करने। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारा समाज सोशल बाइकॉट करेगा इस परिवार की। इस निकिता सिंघानिया जैसी पिशाची महिला को अब नौकरी कोई नहीं देने वाला। इनके साथ सामाजिक व्यवहार, उठना बैठना सारा समाज बंद कर देगा। समाज जो सजा दे सकता है वो जरूर देगा। और जो कोर्ट्स और अदालतों में अन्याय हुआ है उसका कॉम्पनसेशन आज हमारा समाज उठ खड़ा जब हुआ है वो ही दे रहा है। इस परिवार के साथ, अतुल सुभाष के परिवार के साथ जो सारा देश आज खड़ा हो गया है, मुझे विश्वास है कि थोड़ा बहुत उन्हें दिलासा मिला होगा कि जो अतुल की आखिरी इच्छा थी, मुझे न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी अस्थियां भी विसर्जन मत करना गंगा में, किसी नदी में, नाले में ही फेंक देना, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था नाले में फ्लश करने लायक है। इट्स नॉट अबाउट हिज अस्थिज, इट्स अबाउट द न्याय व्यवस्था कि ये सच में टॉयलेट की फ्लश के माध्यम से या किसी गंदे नाले में फेंकने लायक है हमारी तथाकथित न्याय व्यवस्था। और इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं हम जानते हैं, मैंने तो 80 के दशक से देखा है। पुलिस
लॉयर्स और जजेस, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज हैं। और मैं अपनी आंखों के सामने, मेरे ही कई मित्र हैं जो करोड़पति बन गए ऐसे केसेस कर करके, परिवारों को तबाह कर करके, क्योंकि इस केस में सिंघानिया परिवार ने, निकिता ने झूठे आरोप लगाए। मैंने ये देखा है कि वकील फीस तो लेते ही है महिला से, पुलिस घूस तो लेती है, पर वकीलों की डील होती है कि हम इतने करोड़ मांगेंगे, आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो इंसेंटिव वकीलों का भी है, और फिर उसमें से एक हिस्सा जजेस को भी घूस के रूप में जा रहा है, पुलिस को भी घूस के रूप में जा रहा है। और भ्रष्ट वकीलों के बगैर ये न्यायिक व्यवस्था इतनी भद्दी और इतनी क्राइम रिडन नहीं हो सकती थी। तो एक माफिया बन के ये जो हमारा वकील वर्ग है, इसमें गिने चुने हैं ईमानदार वकील, और उन्हीं के भरोसे कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हमें न्याय मिल जाए। और कभी 10,000 2 लाख केसेस में, 1-2 केसेस में न्याय मिल जाता है तो हम सब उछल पड़ते हैं खुशी से कि देर है अंधेर नहीं, सत्यमेव जयते। ये बकवास बातें हैं। इस देश में या दुनिया में आज के माहौल में सत्यमेव जयते नहीं हो रहा, बाहुबल की और क्राइम एंड करप्शन में माहिर लोगों की ही जीत हो रही है, ये भली भांति हम समझ लें। और इससे पहले कि मैं केस पे बात करूं, उसके स्पेसिफिक्स पे और उन कानूनों पे, एक और बात मैं कहूंगी कि ये जो निकिता सिंघानिया का परिवार है, ये उन परिवारों से भी नीच मैं मानती हूं, मैं दिल से कह रही हूं बद्दुआ के साथ, ये उन परिवारों से भी नीच हैं जो अपनी बेटियों को कोठों पर बिठा के वेश्यावृत्ति करा के, वेश्यावृत्ति के पैसों से अपना घर चलाते हैं या अपनी ऐश करते हैं। जो परिवार अपनी बेटियों से वेश्यावृत्ति कराते हैं, ये परिवार उससे भी नीच है, क्योंकि कम से कम आपने कुछ दिया और फिर कुछ पाया। अपनी बेटी को चलो जलील किया और उसके ऊपर उसका देह व्यापार किया। ये तो सही में पिशाचों की तरह पड़ गया एक शरीफ इज्जतदार परिवार के पीछे नोचने के लिए। तो ये जो नीचता दिखाई है, ये कोई अकेले सिंघानिया परिवार की नीचता का उदाहरण नहीं है, और इसका बड़ा कारण है कि हमारी अदालतों में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। झूठ पे झूठ आप बोलते जाओ, कोर्ट को मिसलीड करते जाओ, आप न्यायिक प्रक्रिया को सबवर्ट और सबटाज करते जाओ। जब सिद्ध भी हो जाए, आप मुकदमा हार भी जाओ, तो ना तो आपके वकील के ऊपर कोई एक्शन होगा जिसने आपको झूठ बोलने में मदद की, और ना ही वकील पर एक्शन होगा जिसका काम है कि कोर्ट को एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, he is supposed to assist the court in delivering justice. वकील का काम ये नहीं है, एज पर दी प्रोफेशनल मैंडेट, वकील का काम ये नहीं है कि झूठ को सच बनाओ, सच को झूठ सिद्ध करो, जैसे कि मिश्रा साहब जो निकिता के ही नहीं, ये तो वकील थे अतुल के अतुल के वकील निकिता की तरफदारी कर रहे हैं। वही आश्चर्य, अतुल के खिलाफ जाके कह रहे हैं अरे मरने की क्या बात थी, कोर्ट तो ऐसे दे ही देती है ऑर्डर, मैंने तो इस जज साहिबा के साथ काम किया हुआ है और हम हाई कोर्ट जा सकते थे। कितना खर्चा वो बंदा सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता, और उसने ये जो तय किया कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करूं, वो ही बेहतर है। कम से कम ये जो भेड़िए, ये राक्षस मेरा खून, मेरा ही नहीं मेरे परिवार का खून चूस रहे हैं, कम से कम इनको पोषण तो ना मैं करूं। मुझे लगता है कि इस देश को शुक्रगुजार होना चाहिए अतुल सुभाष के कि उन्होंने अपनी सुसाइड को अपनी सुसाइड नोट और जो आखिरी बयान उन्होंने बहुत सलीके से रिकॉर्ड करके जो देश के समक्ष पेश किया है, ये बहुत बड़ा उपकार है इस देश के हिंदू परिवारों के लिए, बहुत बड़ा उपकार किया है। क्योंकि इससे बिल्कुल जैसे किसी जमाने में निर्भया कांड के वक्त देश हिल गया था,
हालांकि वो गलत रास्ते में ले गए हमारे सारे फॉरेन फंडेड एनजीओज उस कांड को, और एक बहुत ही उजड़ किस्म का संशोधन हमारे रेप कानून में ले आए, जिसका गैर इस्तेमाल इस केस में भी नजर आता है, उस पर बाद में बात करूंगी। तो जो ये बयान देके गया, अगर ये बयान रिकॉर्ड न किया होता और कितने लॉजिकली उसने अपना केस फैक्ट्स के साथ बारीकी से पेश न किया होता, तो ये भी उन लाखों पुरुषों के तरह अनोनिमिटी के अंधेरे में खो जाता। ऐसे कई सुसाइड नोट मैंने पढ़े हैं, पाए हैं, आई बीन विटनेस टू सच सुसाइड्स। किसी का दिल नहीं दहला, क्योंकि उन्होंने इस तरह लॉजिकली ना प्रेजेंट किया, और ये जो स्पोकन वर्ड अपने शब्दों में रिकॉर्ड करके सारी बारीकियों के साथ, जिस तरह अतुल सुभाष ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार करके गए हैं, ताकि ये केस भी हम भुलाने की बजाय इसका इस्तेमाल करें सारे कानूनी व्यवस्था में बदलाव की जो जरूरत है, और जो बिल्कुल अन्यायी किस्म के ड्रैकोनियन कानून है उनको कूड़े की टोकरी में फेंकवाने का जो मुहिम चलना चाहिए, उसमें हम योगदान दें। ये मेरा बहुत ही मतलब मेरा ये आग्रह है कि हम इसको भुलाने न दें इस केस को। ये हमें, जिस तरह मुस्लिम समाज एक पहलू खान को लेके चल पड़ता है, चाहे फर्जी केस हो, उसके साथ फर्जी न्याय हुआ, अन्याय हुआ हो, तब भी वो भुलाने नहीं देते। तो अतुल सुभाष को एक ही श्रद्धांजलि आज के दिन हमें देनी है कि इस केस को भुलाने न दिया जाए, और इस केस को आधार बना के उन सब केसेस की पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो। आपको बताऊं, मैं, क्योंकि मैं अकेली आवाज थी जो 1980 के दशक से जैसे ये कानून संशोधन आते गए। आप जानते हैं कि 1961 में पहला दहेज विरोधी कानून बना था, बहुत माइल्ड सा था, किसी ने उसकी ज्यादा परवाह नहीं की थी, कोई केस भी नहीं दर्ज होते थे। वो सिर्फ एक पायस इंटेंट थी कि दहेज को बंद करना चाहिए, और वो भी नालायक था कानून। और जो उसके बाद 1980 के दशक में क्या होता है कि शुरुआत ये सारी प्रक्रिया की, हिंदू समाज को तोड़ने की प्रक्रिया हिंदू कोड बिल से शुरू होती है, और इसका पूरा एक लंबा इतिहास है संदीप भाई। इसलिए ये मैं कह रही हूँ लंबा इतिहास, क्योंकि जब हिंदू कोड बिल लाया गया नेहरू सरकार द्वारा, और जिसके पीछे अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ था, उस कानून का भी मुख्य उद्देश्य केवल और केवल हिंदू समाज को तोड़ना था। हिंदू समाज की जो बॉन्डिंग के सोर्सेस है, कि उसकी जो इनर मैनेजमेंट है, वो अपने अफेयर्स को कैसे खुद मैनेज करे, उसके परिवार में क्या मान्यताएं लागू होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या जायज है, क्या नाजायज है, वो समाज खुद तय करे। और ये हमारे समाज की विशिष्टता रही है कि कोई 10 कमांडमेंट्स नहीं हमारे समाज को डोमिनेट करते थे, ना ही कोई सुल्तानी मैंडेट्स, या ऊपर से राजा कहता है कि आप पति पत्नी में ये रिश्ता होगा, दाउ शैल्ट नॉट डू दिस, दाउ शैल्ट डू दैट। कोई आसमानी किताब नहीं, कोई गॉड के कमांडमेंट नहीं। हमारे समाज सेल्फ गवर्निंग रहा है, हर कम्युनिटी अपने इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करती थी, और केवल शास्त्रों के माध्यम से नहीं, पर यह भी कि समय के साथ क्या क्या बदलाव चाहिए, वो उसका बदलाव, उस बदलाव के अनुसार अपने मान मर्यादाओं को बदलने का भी अधिकार सबका था। वो सब खत्म कर दिया हिंदू कोड बिल ने। बहुत इल इन्फॉर्म्ड, मेल इन्फॉर्म्ड और एरोगेंट, मतलब कॉलोनियल माइंडेड कानून वो लाया गया, और उस पे मैंने फिर 1980 के दशक में ही
हिंदू कोड बिल पे एक लंबा लेख पार्लियामेंट्री डिबेट्स को एनालाइज करते हुए लिखा था कि ये कैसे उजड़ है कानून, इसका जो नया स्वरूप है इसका हिंदू मान्यताओं से कोई लेन देन नहीं और केवल हिंदू समाज पे ये अटैक है। उस वक्त भी मांग हुई थी कि अगर इतनी अच्छी ये बातें ला रहा है तो फिर मुस्लिम समाज को भी ले आओ, क्रिश्चियन समाज को भी ले आओ, उनका कानून भी सुधार दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही ले आओ अगर आपको सेक्युलर ही करना है। तो नेहरू ने बिल्कुल नहीं सुना और हमारे समाज को नष्ट करने के लिए हिंदू समाज पे प्रहार हिंदू कोड बिल से शुरू हुआ। उसके बाद जो दूसरी फेज शुरू होती है वो 1975 के बाद शुरू होती है, जब इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर ही नहीं, इंटरनेशनल यूएन ने डिक्लेयर किया 1975 को कि ये दशक इंटरनेशनल वुमेन्स डेकेड मानी जाएगी और तब से वो 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर जरा ज्यादा ही जोर शोर से मनाया जाने लगा। वो जो पहली मेक्सिको में शायद कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद नायरोबी में हुई वगैरह वगैरह, तब से बहुत तेजी से विदेशी फॉरेन फंडिंग एजेंसीज का आगमन हुआ भारत में। और विदेशी फॉरेन फंडिंग एजेंसीज ने यहाँ नहीं कि सड़कें बनाने में मदद कर दे, डेवलपमेंट में ये वो फलां ढिमका, इनका मुख्य उद्देश्य था नैरेटिव मैनेजमेंट अगेंस्ट हिंदू सोसाइटी। और बहुत तेजी से इन्होंने सबसे पहले हमारी एकेडमिक संस्थाओं को कब्जा किया, फंडिंग दे के इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में फोर्ड फाउंडेशन ने भारी फंडिंग दी, यूनिवर्सिटीज में विमेन स्टडीज डिपार्टमेंट, फेमिनिस्ट स्टडीज, उसके बाद दलित स्टडीज, उसके बाद फला ढिमका स्टडीज, एनवायरनमेंट स्टडीज, एक के बाद एक ये करते गए। पर शुरुआत विमेन स्टडीज से की और फेमिनिज्म को प्रमोट करने के लिए तो एक तरफ एकेडमिक माफिया तैयार किया, फेमिनिस्ट माफिया, दूसरी तरफ फॉरेन फंडेड एनजीओ तैयार किए बड़ी भारी मात्रा में और करोड़ों रुपया एनजीओ को बांटा गया। अब कुछ तो फेमस हो गए, नाम हीरो बन गए, मैग्सेसे अवार्ड मिल गए, ईला भट्ट को, इंदिरा जयसिंह जैसी वकील इतनी सुपर हीरोइन बन गई केसेस के। क्यों? क्योंकि इन सभी को करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। आप देखेंगे वही एक पूरा गैंग है वकीलों का, लॉयर्स कलेक्टिव मान लो, और ये कॉलिन गोंसाल्विस हैं वगैरह वगैरह, ये सारे वृंदा ग्रोवर, रंजना कुमारी, इनके सारे जो एनजीओ है इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी इशू आता है और उसमें सीपीएम का बहुत अहम रोल रहता है। सीपीएम के बहुत सारे एक्टिविस्ट ने भी अपने फॉरेन फंडेड एनजीओ किए हुए हैं। कम्युनिस्ट देशों से वो पैसा नहीं अब लेते, कम्युनिस्ट अमेरिका से ही लेते हैं, फोर्ड फाउंडेशन के पेरोल पे ही काम करते हैं। यानी ये जो कम्युनिस्ट माफिया है इसको भी अमेरिकन डीप स्टेट मैनेज कर रहा है। और ये जो एनजीओ को पैसा आता है और एकेडमिक्स को आया विमेन स्टडीज, फेमिनिस्ट स्टडीज, जेंडर स्टडीज प्रमोट करने का, वो उसके पीछे कन्वर्जन माफिया था। आप देखिए कि अधिकतर फंडिंग एजेंसीज चर्च फंडिंग करती है। नाम इन एनजीओ के बहुत हिंदूवादी होंगे, शक्ति वाहिनी, सबला, बिल्कुल हिंदू नाम रखेंगे, बहुत मानव अधिकारों की बात करते हुए, ह्यूमन राइट्स, विमेन्स राइट्स, दलित राइट्स, मतलब ऐसा लगता है कि बस इनका दिल पसीजा जा रहा है इस भारत में अन्याय देख के, हिंदू समाज में अन्याय देखते हुए। और ये जो कमजोर तबके हैं, महिलाएं हैं तथा अन्य तथाकथित शोषित वर्ग हैं, उनके हकों के लिए बात करें तो एक मॉरल हेलो भी इनको समाज ने ही नहीं बल्कि सरकार ने भी पहना दिया। और आप देखेंगे सरकार की जितनी एडवाइजरी बॉडीज है, हर मिनिस्ट्री में इनकी घुसपैठ है। अभी मोदी जी जितना मर्जी चिल्ला ले सोरोस के नाम से, ये फॉरेन फंडिंग के नाम से, कि मेरे खिलाफ ये लोग जो लड़ रहे हैं, मेरे खिलाफ जो प्रचार कर रहे हैं, वो विदेशी ताकतों के बलबूते पे। पर आपने किसी को बैन किया? सोरोस के एनजीओ को बैन किया? मैंने तो बहुत खुलासे किए।
मैंने तो बहुत खुलासे किए कि इनको बैन क्यों नहीं करते। हमने तो 2014 में ही हम 21 लोगों ने एक साइन पिटिशन दी थी, जो मैं पर्सनली डिलीवर करके आई थी मोदी जी को, कि कृपया फॉरेन फंडिंग को बैन कीजिए। ये एनजीओस इस देश का ताना बाना और विशेषकर हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अब ये देखिए, जितने भी कानून आए हैं, या 498A भी, या एंटी डाउरी लॉ भी, केवल हिंदू समाज के पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। केवल हिंदू परिवार इन कानूनों से नष्ट हो रहे हैं, केवल वो ही ग्रसित हैं। मुसलमान समाज, आपने कभी सुना कि किसी मुस्लिम पुरुष ने अपनी पत्नी की ज्यादती से डर कर या हैरेसमेंट से तंग आकर सुसाइड की हो? नहीं। वो समाज ने अपने को इकट्ठा कर रखा है। उस समाज की स्त्रियां, औरतें कहना चाहिए उन्हें, तो वो अपने को औरत मानती है, वो कभी अपने समाज के विरोध में जाके कुछ नहीं करती। और जो मान लीजिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमें यूसीसी चाहिए। उन्होंने यही कहा कि हमें चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ ही, पर थोड़ा सा रिफॉर्म हो जाए, जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ और देशों में, मलेशिया में या पाकिस्तान में चल रहा है, वो हिंदुस्तान से बेहतर मुस्लिम लॉ है, हमें वैसा चाहिए, वो रिफॉर्म चाहिए। ये नहीं कहा कि हमें इस्लामी कानून शरिया नहीं चाहिए। एक ने भी खड़े होके नहीं कहा। ये जो तथाकथित लिबरल बनती हैं, शबाना आजमी और सवा नकवी, इन्होंने भी कभी नहीं कहा कि यूसीसी चाहिए, यूसीसी के विरोध में खड़ी है, क्योंकि उन्हें मालूम है जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बरकरार है, वो सारे समाज को जोड़े रहेगा। और जो भी इनके अंदरूनी मसले होते हैं, चाहे स्त्री पुरुष का हो, चाहे कोई और भाई भाई का झगड़ा हो, इनके समाज के अंदर ही मुल्ला मौलवी बैठ के वो फैसले करा देते हैं, और समाज टूटता नहीं है। समाज टूटता नहीं है। न्याय हो अन्याय हो, वो हमें उससे अभी कोई लेना देना नहीं। वो समाज अपने को जोड़े हुए है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटता एक दूसरे के खिलाफ। वो काटते हैं तो हिंदुओं को हैरेस करने के लिए वो जाते हैं कोर्ट में, पुलिस में। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हैरेस करने के लिए नहीं जाता। ये बहुत अहम बात है। और हिंदू समाज में ये पूरी प्रवृत्ति जागृत हो गई कि भाई भाई का झगड़ा तो पुलिस और अदालतें, पड़ोसी का कार पार्किंग पे ही झगड़ा तो पुलिस और अदालतें, बहन और भाई का झगड़ा, दो बहनों का झगड़ा, माँ पिता से झगड़ा, कोर्ट और अदालत। यहाँ और ये पति पत्नी का जो बेडरूम में हो रहा है आपका, उसको लेके भी आप नंगे होने पहुंच जाते हैं अदालतों में। तो इसलिए समाज टूट रहा है। और ये बात पार्लियामेंट्री डिबेट्स में बहुत बखूबी से कांग्रेस एमपीज ने ही उठाई थी, संदीप भैया, जो मैंने हिंदू कोड बिल, अभी वो पुस्तक के रूप में एक एक्सपेंडेड वर्जन मैं बहुत जल्दी पब्लिश कर रही हूँ। कांग्रेस के एमपीज ने ही ये बात उठाई थी कि कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है, यहाँ न्याय नहीं मिलने वाला, ये समाज टूटने वाला है। उन्होंने बखूबी इसका एनालिसिस करते हुए नेहरू को और समाज को चेताया था कि ये हमारे लिए वरदान नहीं, ये बिल्कुल हमारे लिए कर्ज सिद्ध होने वाला है कि हर बात के लिए आप पति पत्नी को, भाई भाई को अदालतों में ले आओ। किसी ने नहीं सुनी, पर ये सच सिद्ध हो रहा है। क्योंकि ईसाई समाज में भी अगर कोई बात होती है, चर्च संभाल लेती है अंदर, और वहां बहुत से फैसले हो जाते हैं। आप किसी मंदिर के में जा सकते हैं, कोई हिंदू समाज का जा सकता है? पहले क्या था? पहले क्या था मैं बताऊं, 1980 के दशक में जब मानुषी की शुरुआत हुई, ऑफिशियल शुरुआत 1979 में, हमने काम 78 में ही शुरू कर दिया था। शुरू के हमारे दशकों में मैं देखती थी, शुरू के कुछ वर्षों में स्त्रियां ही आती थी, वाइफ मर्डर केस है, पत्नी के ऊपर अत्याचार का केस है, और उनका हवाला लेते हुए जो फॉरेन फंडेड एनजीओज थे, उन्होंने
ये कानून में संशोधन की मांग की। तो बड़े बड़े संशोधन लाए गए। सबसे पहले 498 आया 1983 में, फिर 1984 और 86 में डाउरी एक्ट का संशोधन करके बहुत ही घातक उसमें प्रोविजंस डाली गई जिसमें दुरुपयोग निहित है। और मैंने इसको क्यों जल्दी ही पकड़ लिया? जल्दी इसलिए पकड़ लिया क्योंकि मैं लीगल एड का काम करती थी। हालांकि मेरे पास कोई लॉ डिग्री नहीं थी, पर मेरी एक ये आदत थी, मैं अपने आप को ऐसे ही फैक्टेरियन नहीं कहती हूँ, कि शुरू में जब महिलाओं के केस आते थे तो बारीकी से मैं उन केसेस को खुद पहले डॉक्यूमेंट करती थी, सुनती थी बात, फिर वकील के पास जाया करती थी और वकील के साथ बैठ के भी स्ट्रैटेजी तय की जाती थी कि किस केस में क्या करना है, तो किस किस्म के केस आ रहे हैं, कहाँ कानून फेल कर रहा है महिलाओं को और कैसे उनको मदद दे, ये सब मैं बारीकी से खुद समझने का प्रयास किया, तो थोड़ा बहुत कानूनी समझ आने लगी। लेकिन जब 1984, 83, 84 और 86 में ये संशोधन लाए गए तो 2-3 वर्षों के अंदर ही पूरी टाइड रिवर्स हो जाती है संदीप भाई। एकाएक पुरुष पीड़ित के रूप में आने लग गए, पुरुषों के परिवार पीड़ितों के रूप में आने लग गए और किसी भी फेमिनिस्ट एनजीओ ने उनकी नहीं सुनी। नहीं जी, हम नहीं सुनते, हम केवल महिलाओं की सुनते हैं, और बहुत बदतमीजी से उनको रास्ता दिखा दिया, दरवाजा दिखा दिया जाता था। लेकिन मैंने केवल ध्यान से सुना। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अगर पुरुष पे 498A का या दहेज उत्पीड़न का झूठा केस लगाया गया है तो केवल पुरुष नहीं तबाह हो रहा, उसका पूरा परिवार तबाह हो रहा है। क्योंकि 498A के तहत ये प्रोविजन था कि महिला जाके चाहे 25 या 16 रिश्तेदारों को नामांकन कर दे, ये सब मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो सास, ससुर, ननद, भाई, भतीजे, चाचा, चाची, मामा, मामी, यहां तक कि बहन बैठी है कैलिफोर्निया में या दूसरी बहन कहीं बैंगलोर में रह रही है, शादीशुदा है, उसको भी घसीट लो। और हुआ क्या कि बहुत जल्दी, मैं उन दिनों, मुझे अमेरिका, यूरोप वगैरह में अक्सर लेक्चर्स के लिए यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता था। तो जब बुलाया जाता तो अक्सर एनआरआई फैमिलीज के साथ ही मैं रहती थी। जहां मैं जाऊं वहां यही रोना धोना कि देखो मैं यहाँ ब्याही हूं, अमेरिका में रह रही हूं, पर मेरी भाभी ने मेरा भी नामांकन कर दिया कि मैं उसे प्रताड़ित करती हूँ, और क्योंकि एफआईआर में मेरा नाम दर्ज हो गया, चार्जशीट में मेरा दर्ज हो गया, मैं हिंदुस्तान नहीं जा सकती, माँ बाप से मिलने नहीं जा सकती, क्योंकि एयरपोर्ट पे ही मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक के बाद ऐसे केसेस आ रहे हैं। फिर माँ का क्या हाल है? तिहाड़ जेल ही नहीं, सारे देश की जेलें भरने लग गई बूढ़े सास ससुर से, टीनेज गर्ल्स तक, उनको भी नामांकन किया जा रहा है, उनके ऊपर भी केस लिया जा रहा है, उनके ऊपर भी एक्शन हो रहा है, और परिवार हैरत में है कि हम करें तो क्या भी करें, क्योंकि सीधा जेल। देखिए, जो दंड संहिता का मतलब पीनल कोड या किसी भी देश की कानूनी व्यवस्था का जो अंग्रेज भी छोड़ गए हैं, एक बुनियादी उसका सिद्धांत यह है that you are to be assumed innocent till proven guilty, यानी जब तक आपका दोष या आपके आरोप सिद्ध ना हो जाए किसी कोर्ट द्वारा, तब तक आपको मासूम ही माना जाएगा, निर्दोष ही माना जाएगा। लेकिन जितने भी कानून ये फॉरेन फंडेड एनजीओज ने लाए हैं, महिलाओं के नाम पर, SC ST के नाम पर, राइट टू एजुकेशन के नाम पर, फलान ढिमका जो भी, उनमें एक ये बुनियादी क्वालिटी है, ये प्रावधान है, यू आर अज्यूम्ड गिल्टी टिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। दहेज का ही मान लीजिए,
कानून क्यों इतना ड्रकोनियन है कि महिला ने तो कह दिया, मैं तो जी इतना दहेज लाई थी, इन्होंने मेरे से ये मांग की, जैसे निकिता ने मुझसे 10 लाख की मांग की। सच ये है कि उन्होंने इस बेचारे अतुल सुभाष से लाखों रुपया उगाया और 50 लाख और मांग रहे थे। लाखों रुपया उससे उगाही की कि मेरे भाई के बिजनेस में डालो, मेरे पिता के बिजनेस में डालो, हमें इस इमरजेंसी के लिए चाहिए। ये निकिता का परिवार उगाही कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, और वो दिए जा रहा है एक हद तक। फिर जब उसने देखा कि इसका व्यवहार और उग्र हो रहा है और ये अब लाखों से करोड़ों पे आ गए हैं, तो फिर उसने मना किया, तो उसके ऊपर दहेज कानून का इस्तेमाल करके कहा कि 10 लाख की मांग की थी। अच्छा, जिस व्यक्ति को आप कह रहे हो वे कि 80 लाख कमाता है, 40 लाख कमाता है और उसको मुझे इतने करोड़ देने चाहिए, वो 10 लाख के लिए अपनी शादी खतरे में डालेगा या अपने बच्चे को छोड़ देगा? पर लगा दिया, अब सालों तक वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, नहीं मैंने नहीं मांगा, इन्होंने मुझसे उगाही की, ये मेरी चेक पेमेंट्स है। पर फैक्ट इज कि सिर्फ अतुल सुभाष पर नहीं, उसके माँ बाप पर, उसके भाई पर, जितने भी परिवार के सदस्यों को वो घेर सकती थी उसने घेर रखा था। और सिर्फ यही नहीं कि डाउरी डिमांड का केस, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, ये जो 498 के साथ उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आया, उसमें और भी बहुत सारी उज्जडताएं लाई गई, बिल्कुल रेप लॉ की तरह। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी कोई मेडिकल प्रूफ देने की आपको जरूरत नहीं है कि मेरे साथ अन्याय हुआ। पहले ये था कि रेप लॉ में भी आपको मेडिकल प्रूफ देना पड़ता है कि कुछ हुआ था आपके साथ, और वो आसान है, आपकी बॉडीली प्रूफ, आपका वेजाइनल स्वैब सब बता देगा, वहां कहीं स्ट्रगल के निशान है कि नहीं बता देता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब जैसे अगर आप प्रोफेशनल कॉल गर्ल हैं और एकाएक आप किसी पे रेप का इल्जाम लगाते हैं, तो वो आपकी हिस्ट्री भी देखी जाएगी कि भाई कल तक तो आप प्रोफेशनल कॉल गर्ल के रूप में इस पुरुष के पास जा रही थी, तो एकाएक ये रेपिस्ट कैसे बन गया, ये भी आता था। जो नए कानून बने हैं उसमें ये हिस्ट्री भी नहीं देखी जाएगी, कोई तथ्य नहीं देखे जाएंगे, कोई मेडिकल एग्जाम की जरूरत नहीं। स्त्री ने कहा मेरे साथ रेप हुआ तो हुआ, स्त्री ने कहा मुझसे डिमांड किया तो हुई, स्त्री ने कहा डोमेस्टिक वायलेंस हुई तो हुई। और अब तो मैरिटल रेप ला रहे हैं, स्त्री कहते कि मैरिटल रेप है तो अब वो रेप माना जाएगा। यस, और ईरानी मैडम ने जो मिनिस्टर बनाई गई है, उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया था कि मैं इसके फेवर में हूं, मैं तो लाऊंगी। पर शुक्र है कि उस पे हिंदू समाज में थोड़ी जागृति तब तक उठ आ चुकी थी। अच्छा, बाय द वे, रेप लॉ को चैलेंज करते हुए मैंने हाई कोर्ट में याचिका भी डाली थी, 3 साल तक उस पर सुनवाई भी हुई, और फिर मैं गई थी इन्हीं प्रोविजंस को लेके, बाकायदा मैंने डिटेलिंग की कि कितना दुरुपयोग हो सकता है, इसमें निहित है कैसे प्रावधान जो केवल मिसयूज के लिए बनाए गए हैं। तो चल रहा था केस, लेकिन जो भाजपा के काल में आते आते जो सरकारी वकील हैं, बिल्कुल यूपीए काल की तरह सरकारी वकील पूरी तरह इंदिरा जयसिंह और फॉरेन फंडेड एनजीओ के साथ खड़े हो जाते थे उन्हीं की बात में हाँ में हाँ मिलाने। तो मैं लॉ मिनिस्टर के पास भी गई, मैं अमित शाह के पास भी गई कि आप जो भी फैसला करना हो, कृपया मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, मेरी पिटिशन पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए कि क्या मैं तथ्य पेश कर रही हूं, कानून पढ़ तो लीजिए जो आपने पारित किया है। मैं गिड़गिड़ाने इन सबके पास गई और लॉ मिनिस्टर ने मुझे ये कह दिया 2 टके का जवाब, देखिए हम तो ये रिस्क लेने वाले नहीं है, आपकी फेमिनिस्ट बहनें हमें कच्चा चबा जाएंगी, तो कानून से कोई, और फेमिनिस्ट बहनें इसलिए नहीं कि वो फेमिनिस्ट है, वो फॉरेन फंडेड है फेमिनिस्ट है, वो लॉ कमीशन की मीटिंग्स में बैठती हैं, वो कानून बनवाने में बैठती है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ जो जितने भी कानून बने हैं
लॉ कमीशन ने इस्तेमाल इंदिरा जयसिंह जैसी दुष्टात्माओं, पिशाची महिलाओं को इस्तेमाल करके वहां उन कमिटीज में बिठाया है। ड्राफ्टिंग इन्होंने की है, लॉ कमीशन ने तो खुद ड्राफ्ट भी नहीं किया, क्योंकि इतने ये लॉलेस कानून है, इतने ड्रैकोनियन है, यही सारे बैठ के ड्राफ्ट भी देते हैं। पार्लियामेंट में कोई पढ़ता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के हक की बात है, किसकी हिम्मत कि वो अपने को एंटी विमेन सिद्ध करे। जब ये कानून पारित हो रहे थे पार्लियामेंट में, मैं सिर्फ उनके खिलाफ लिखी नहीं, बोली नहीं, मैंने जाके बहुत से एमपीज को उस समय, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के एमपीज को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया कि कृपया पढ़ लीजिए, आप पारित क्या कर रहे हैं। बिना डिबेट के होते थे ये पारित। भाजपा भी जो वैसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी, राष्ट्रवादी, फ्लां ढिमका, कभी कानून पढ़ा नहीं। इनके जो महिलाएं भी एमपी हैं वो बिल्कुल खड़ी होती थी बृंदा करात के साथ और इन जैसी दुष्टात्माओं के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए, नारे उनके साथ देते हुए, जैसे बहुत बड़ा स्त्रियों के लिए कोई नियामत की माँ का कलेजा लाके पेश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे उनका व्यवहार होता था। पढ़ती भी नहीं थी। अब वो तो पैसे खाई हुई थी। इंदिरा जयसिंह को हर ऐसे कानून के लिए, या वृंदा ग्रोवर को, या रंजना कुमारी को, वगैरह वगैरह, इन सब को इन कानूनों के फेवर में मुहिम चलाने के लिए, जजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए 5 स्टार होटल्स, डेस्टिनेशन लोकेशन पे, कभी गोवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे जजेस को ले जाया जा रहा है, कभी विदेशों में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जजेस को ले जाया जा रहा है और उनको इंटरनेशनल नेटवर्क्स के साथ जोड़ा जा रहा है। ये काम ये करते थे एनजीओस। मीडिया इनके पॉकेट में ये फीड करते हैं। तो हमारी जर्नलिज्म जो है ये प्रेस रिलीज जर्नलिज्म है, इनके पेरोल पे होते हैं। केस हुआ नहीं, पहले से ही इनकी प्रेस रिलीज जा चुकी है कि कल अखबार में क्या आपने छापना है। तो जो वो इनके पेरोल पे जर्नलिस्ट हैं वो बिना पढ़े, बिना फुल स्टॉप कॉमा चेंज किए, बिल्कुल हूबहू जो रिपोर्ट ये चाहते हैं वो अगले दिन प्रेस में आ जाती थी। ये मेरी खुद आंख की देखी बात है। और जितने भी एमपीज के पास, जितने भी लॉ मिनिस्टर्स के पास मैं मिन्नतें करने गई कि पढ़ तो लो, सुन तो लो, जो मैं कह रही हूं उसको एक नजर भर तो देख लो, नहीं किया। जैसे अमित शाह ने मुझे आश्वासन दिया रेप लॉ को लेके, और खापों के खिलाफ जब ये मुहिम चला रही थी, खापों का केस भी इसी दुष्टात्मा की मुहिम के तहत चल रहा था। तो मैंने जब अमित शाह जी से कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं मैं लॉ मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग कराऊंगा और वगैरह वगैरह, तो मैं बड़ी आश्वासित हो गई कि अमित शाह जी कह रहे हैं तो होएगा ही कुछ ना कुछ। हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। और मेरा मानना है इसमें पीएमओ ने डायरेक्ट हस्तक्षेप किया। और जो अगली हियरिंग आई, कोई लॉ मिनिस्टर के साथ बैठ के चर्चा नहीं हुई, उन्होंने मेरी सबमिशंस नहीं पढ़ी। हुआ उल्टा, वो ये कि अगली जब हियरिंग आई, 3 साल से केस चल रहा था, वो कांग्रेस काल से शुरू हुआ था और उससे ज्यादा चल चुका था शायद। एकाएक जिस दिन हियरिंग भी नहीं होनी थी, आर्गुमेंट नहीं होने थे, हमारा सीनियर वकील भी नहीं था, मैं भी उस दिन कोर्ट में नहीं थी, क्योंकि हमारे वकील को केवल कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। एकाएक जज साहब कहते हैं ये तो केस हमारी जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं, मैं इसको डिसमिस कर रहा हूँ। आज तक कभी आपने सुना है? 3 साल चल रहा है केस, सबमिशन आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं पार्शल। एडमिशन के समय मैं आर्ग्यू किए थे, उस वक्त गीता मित्तल थी हाई कोर्ट की जज, उन्होंने सुना भी और उन्होंने खारिज नहीं किया। लेकिन उन्होंने भी तुरंत इंदिरा जयसिंह को पार्टी बना लिया, खुद ही बना लिया कि इनका तो होना जरूरी है। तो खारिज कर दिया केस, खारिज कर दिया। आप सोचिए 3 साल चलता हुआ केस बिना हमारी बात सुने, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। तो ये मैं मानती हूँ ये पीएमओ से ही ऑर्डर होगा। उस समय लॉ मिनिस्टर कौन था? रविशंकर जी थे।
बात तो हाँ, बहुत फिर प्यार से पीएमओ का करते ही थे, होगा, वो वहीं से आदेश पाते थे। प्यार से ही करते थे और मतलब मित्रता के लहजे से करते थे, लेकिन कोई उनकी किसी मिनिस्टर की कोई बिसात तो है नहीं, पीएमओ ही ये मैनेज करता है। और जब मोदी जी को पता चल जाए कि किसी केस में मधु इन्वॉल्व है, मधु किश्वर कुछ कहने की बात कर रही है, तो उन्होंने वैसे भी, क्योंकि मैं फॉरेन फंडेड एनजीओस के खिलाफ मुहिम पहले दिन से चला रही हूँ 1980 के दशक से, तो मोदी जी का जो मेरे प्रति एक अंदरूनी दुराग्रह है वो ये कि हम आरएसएस वाले भी तो लेते हैं, हमने तो एफसीआरए पार्टियों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी खोल दिया, तो ये क्या फालतू की बात कह रही है। और आरएसएस के लीडर्स ने मुझे कहा भी, अब क्या फॉरेन फंडेड एनजीओस के खिलाफ बात करते हो, हमारे तो आरएसएस के एनजीओस भी लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, विदेशी पैसा देना चाहते हैं तो क्यों ना ले हम। ये और संसद में सोरस का गाना गा के लोगों को भरमाते हैं ये सोरस समाज। सोरस रेसिपिएंट एनजीओस के खिलाफ मैंने खुलासे किए, और उनमें सबसे प्राइम एनजीओ है जो माया दारूवाला चलाती है, बहुत इन्फ्लुएंशियल एनजीओ जिसने पुलिस रिफॉर्म का सारा ठेका मोनोपोली अपने हाथ में ले ली थी, और वो सोरस के बहुत करीब है, उसकी कई सारी बॉडीज में भी है। ये सैम मानेकशॉ की बेटी है, वो ऐसे लोगों को कब्जा करते हैं। तो वो कैसे कैसे हिडन एजेंडा वाले पुलिस रिफॉर्म्स लाई हैं और पूरी मोनोपोली उनको दे दी गई, ये सारा मैंने सिद्ध करके कहा कि इनको तो बंद कीजिए। और ये जो इंडियन पुलिस फाउंडेशन करके एनजीओ बना लिया है, वो प्रकाश सिंह जी के साथ मिलके काम करती थी, ये इंडियन पुलिस कहाँ से आ गई, वो पुलिस का लोगो भी इस्तेमाल करते हैं, प्लीज एक्शन लीजिए। होम मिनिस्ट्री के एक बिल्डिंग में उनको जगह भी दी हुई थी ऑफिस की, ये सब मैंने खुलासे किए, तो कोई थोड़ी सुनने वाला है। और ये तो नूरा कुश्ती है कि सोरोस और ये फलां ढिमका, मोदी जी ने कभी किसी फॉरेन फंडेड एनजीओ के खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं, लिए तो किया तो सिर्फ नौटंकी की उन एनजीओस की जिनको नोटिस भेजा कि अपने अकाउंट सबमिट कर दो, और जिन्होंने अकाउंट भी नहीं सबमिट किए उनके खिलाफ थोड़ा बहुत नाम के वास्ते एक्शन हो गया, बाकी किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। फोर्ड फाउंडेशन को बैन नहीं किया गया, फोर्ड फाउंडेशन जैसी अनेकों फॉरेन फंडिंग एजेंसीज को बैन नहीं किया गया, सोरस फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस को बैन नहीं किया गया। सिर्फ अमित शाह नहीं, मैं फिर लॉ कमीशन के चेयरमैन के पास गई और मैंने कहा चलिए आप नया कानून बना तो नहीं सकते, पर आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट में नए नए पेशकश करते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपसे सलाह भी मांगती रहती है, और आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि ये जो कानून फॉरेन फंडेड एनजीओज ने हमारे स्त्रियों के नाम पर, मैंने उस वक्त सिर्फ स्त्रियों का हवाला देते हुए कहा, हालांकि बाकियों पे भी जरूरी है, उस पर मैं बाद में आऊंगी, तो ये जो स्त्रियों के नाम पे पिशाची किस्म के कानून थोपे गए हैं, समाज को कॉन्फिडेंस में लिए बिना इनका आकलन तो कर लीजिए, क्योंकि लाखों परिवार, अब करोड़ों भी हो सकते हैं, अब तो वो तबाह हो रहे हैं। और सुसाइड्स बाय मेल विक्टिम्स ऑफ मिसयूज ऑफ दीज लॉज, ये इतनी एक एपिडेमिक की तरह फैल रही है, और पुलिस इसको ना रिकॉर्ड भी नहीं करती, जैसे विमेन एट्रोसिटीज को करती है। मिसयूज ऑफ लॉज अगेंस्ट मेन, पुलिस ने अभी तक कोई, बीपीआरडी ने कोई कैटेगरी बनाई ही नहीं, पर हो रही है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता भी चल रहा है, हमारे पास कितने केसेस आते भी हैं, तो मैंने उन्हें भी कहा, आग्रह किया कि आप एक हाई पावर्ड कमेटी बनाओ, रिव्यू तो कर लो। उनका पता है क्या था सवाल मुझसे, इस पर इंदिरा जयसिंह का और ग्रोवर का क्या रवैया है। मैंने कहा उन्हीं ने तो करोड़ों रुपया लेके ये कानून थोपे हैं, उनका रवैया तो इसके खिलाफ ही होगा। कसम से लॉ कमीशन के चेयरमैन मुझे कहते हैं, इन दैट केस मधु प्लीज, आई एम रियली सॉरी, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट आई डोंट थिंक
I can take on this. यानी ऊपर से आदेश है कि इंदिरा जयसिंह के खिलाफ जो है कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए, फॉरेन फंडेड एनजीओज के, और क्योंकि वो सबसे, ये शी इज द क्वीन बी ऑफ फॉरेन फंडेड एक्टिविज्म, है ना, तो ये उनका। अच्छा, मैं अब 80s के दशक से आती हूँ कि कैसे शुरू में ही कैसे कैसे केस आने लग गए। और मैंने अभी आपको बताया ना कि और तो कोई विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई फेमिनिस्ट ग्रुप, कोई मीडिया हाउस इनकी बात पुरुषों की नहीं सुनता था। मैंने सुननी शुरू कर दी, क्योंकि पूरा परिवार ग्रस्त हो रहा है, पूरा परिवार तबाह हो रहा है। क्या क्या केसेस होते थे 498 के अब्यूज के, विद इन 1 or 2 years आने लग गए। लड़की अलग रहना चाहती है, माँ बाप को छोड़ दे, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। 498A का केस, वकीलों ने कहा कर दो, वो घुटने टेक के तुम्हारे आगे बैठ जाएगा, जो कहोगी मान जाएगा, और फिर तुम्हारी मनमर्जी चलेगी। कई केसेस में चल भी गई, माँ बाप ने कहा भाई जा 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 जा, अलग हो जा, यानी परिवार टूटे। और जिन जिन केसेस में, कई ऐसे केसेस मैंने निजी रूप से जिनमें लीगल एडवाइस दी, जहां लड़के ने मना कर दिया, नहीं मैं कैसे अपने माँ बाप को छोड़ दूं, 498 लग गया, माँ बाप के खिलाफ भी लग गया। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पहले माँ बाप को जेल में भिजाया, कि अब लड़के पे प्रेशर बन जाए कि उनको बेल भी आसानी से नहीं मिलती, अब तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो एक ये किस्म के केस आते थे। दूसरा, सिर्फ माँ बाप से अलग नहीं हो जाओ, मेरे माँ बाप के पड़ोस में शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, ये भी नहीं कि घर जमाई बन जाओ, क्योंकि घर जमाई बनने में माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को खर्चा भी कुछ तो करना पड़ता है ना, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है। ये तो नहीं कह सकते पूरे मेरे घर का खर्चा उठाओ, वो भी नहीं, मेरे माँ बाप के बगल में घर लो और यहां से निकलो। और बहुतों को करना पड़ा, बहुतों ने ये किया। तो अब क्या है, उनको घर जमाई बनने के जो 2-4 पैसे के एडवांटेज है वो भी नहीं मिला। दूसरा, वो व्यक्ति आइसोलेट हो गया अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने रिश्तेदारों से, अब पूरी तरह घेर लिया गया उसकी पत्नी के परिवार ने उसको, और वो बिल्कुल निरीह प्राणी की तरह फिर जो भी उनकी मांग है उसको माननी पड़ेगी। और फिर उसके माध्यम से बच्चों को पति के खिलाफ भड़काना, ये एक बहुत बड़ा हथियार महिलाएं और उनके माँ बाप यूज करते हैं, बच्चों को इंस्टिगेट करते हैं उनके पिता के खिलाफ। और वो तब विशेषकर जब ये ज्यादा हाईफाई, ये अंग्रेजी नुमा जो परिवार हैं, और मान लो पिता जरा देसी किस्म का है उसका परिवार, फिर तो बस दुर्गति करना निहित हो जाता है। इतने केसेस आए ऐसे। तीसरा किस्म के केसेस जो मैंने खुद कई लीगल एडवाइस के लिए जो आए, हैंडल किए, कि लड़की का पहले से अफेयर किसी और के साथ चल रहा है या बाद में शुरू हो गया। अब वो पकड़ी जाती है जैसे ही, तो उसने 498A कर दिया, बताइए, पिट लो, और डाउरी एक्ट भी कर दिया। अब वो कहीं का ना रहा, वो जेल में, पैसे भी मिल गए तो बॉयफ्रेंड के साथ खूब ऐश करो, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन का पैसा भी मिल गया। एक केस में तो ये मॉडल टाउन के पास शायद गुजरांवाला का था, एक बहुत बड़ा रईस परिवार, काफी रईस परिवार, और एक बहुत ही पिशाची परिवार की बेटी के साथ उनके बेटे का रिश्ता हो गया। यहाँ पे पिता का अपनी बेटी के साथ सेक्सुअल रिश्ता था, इंसेस्टुअस रिलेशनशिप था। पिता मतलब बेटी वाले के पिता का जी, और उसने अपनी शादी कॉन्ज्यूमेट ही नहीं होने दी, यानी पति के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया ही नहीं, और बहुत जल्दी पिता और पुत्री ने मिलके पति के ऊपर 498A डाउरी डिमांड का केस डाल दिया। लाखों रुपए उगाही करके उन्होंने उस फैमिली से म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिवोर्स की। ये भी केस आया, बहुत जल्दी आ गया था। और 1990 के अर्ली ईयर्स में, 1990 के करीब, मैंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई भी की थी। हॉल खचाखच भरा हुआ था।
ये मुझे दुख है कि हमने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं रखी। बहुत से ग्रसित परिवार आए थे जहां पे मैंने ये अब्यूज, मिसयूज और अब्यूज 498A और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के उसके ऊपर पब्लिक हियरिंग की थी। तब से कितने केसेस आ रहे हैं और मैंने डॉक्यूमेंट भी किए, कुछ सिर्फ सुनती थी, कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते थे। अच्छा, एक और बात बताऊं, बहुत गजब का सिंगापुर का केस था। नहीं, पुरुष जो था, बाय द वे, वो मेट्रो मैन जो हमारे थे ना, याद है? श्रीधरन जी, उनके परिवार का एक नौजवान सिंगापुर में नौकरी कर रहा था। ये 90 के दशक की बात है। आया मेरे पास, उसको बताया गया कि मानुषी और मधुकेश्वर तो सुन लेते हैं, और क्योंकि और कोई सुन नहीं रहा था तो उसके कई कॉलीग्स ने, वो क्योंकि मल्टीनेशनल में काम करता है, तो मुझे पहले ही महिलाओं ने, कॉलीग्स ने फोन करके बोला, देखो बहुत नेक इंसान है, प्लीज इसकी सुन लेना, फेमिनिस्ट नहीं सुनती पर सुना है आप सुन लेती हैं, ही इज रियली अबव बोर्ड और इसको बुरी तरह से फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा है, तो इसकी मदद करो। अब वो जब आया, केस सुनिए, सिंगापुर में काम कर रहा है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत संभ्रांत परिवार है, माँ पिता उसके इंग्लैंड में रहते हैं, ये सिंगापुर में नौकरी कर रहा है, और साउथ इंडियन, हाईली एजुकेटेड, हाईली कल्चर्ड फैमिली। ये हिंदुस्तान के किसी समय में आया, हिंदुस्तान आया अपने मुल्क को देखने जैसे आते हैं, तो उस विजिट के दौरान इसने आसाम का ट्रिप लिया कुछ दोस्तों के साथ। वहां इसकी मुलाकात एक लोकल असमी लड़की के साथ हुई, करवाई किसी कॉमन फ्रेंड्स ने, और ऐसे ही आनन फानन में, जल्दी में कहा गया शादी इसी से कर लो, मतलब रिश्ता आया, लड़की की तरफ से कुछ, उसके पेरेंट्स का भी कुछ दबाव आया, तो रिश्ता तय हो गया और शादी भी हो गई। अब ये लड़की के लिए उस लड़के ने सिंगापुर का वीजा, स्पाउस वीजा दिलवाने के लिए पूरी कार्यवाही की शुरुआत कर डाली। तुरंत तो आप लेके जा नहीं सकते अपने स्पाउस को, सिंगापुर के जो कानून है वो इतनी आसानी से तो आपको देते नहीं है रेजिडेंस परमिट। खैर, उसने पूरी कार्यवाही शुरू कर ली। लड़की ने कहा था कि मैं बीए पास हूं वगैरह, पता चला 10वीं है। फिर उसने कहा, थोड़ा देखो कॉरेस्पॉन्डेंस से ही मैं पैसा देता हूं, तुम जरा थोड़ा और पढ़ना शुरू कर दो। तो पैसा भेज रहा है उसको, पॉकेट मनी भेज रहा है, खूब पैसा दे रहा है कि ये पढ़ाई शुरू कर लो। फिर उसने कहा कि देखो यहाँ आओगी तो ड्राइविंग वगैरह ये आपको आनी चाहिए, तो ड्राइविंग लेसन्स तक उसके पैसे भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है लड़का। और शादी भी जो हुई, लड़के ने खर्च किया बहुत सारा, लड़की वालों ने दहेज देना तो बहुत दूर की बात, जो रिसेप्शन भी हुआ वगैरह वगैरह, तो उसने कंट्रीब्यूट किया बहुत सारा। अब ये लड़का, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है और वो सारी ईमेल्स उसने मुझे दिखाई। एकाएक उस लड़के को पता चलता है कि इसकी पहले शादी हो चुकी है। अच्छा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस व्यक्ति को कितना शॉक हुआ। तो उसने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मैंने सारी कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ी है, वो पूछ रहा है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारी शादी हो चुकी है। और मैं इस बात से धक्के में हूं, बहुत मुझे धक्का लगा कि हो सकता है मैं शादी में वो भी खड़ा हो और हंस रहा हो मेरे पे कि इस मूर्ख को पता ही नहीं है। बता तो देती, हो सकता है मैं तब भी शादी कर लेता। अब ये लड़की माफी मांगने की बजाय, मैंने खुद उसकी चिट्ठियां पढ़ी, इतनी अभद्रता से उसको ही भला बुरा कहती है। You're so conservative. So what if I'm married? That past is past. Now we have to start and think of our future. ये वो। उसने कहा ये नहीं, मैं जब तक इस सवाल का जवाब मुझे तुम नहीं देती हो कि इतना बड़ा तुमने धोखा क्यों किया। तुमने अपनी एजुकेशन के बारे में झूठ बोला, कोई बात नहीं, तुमने फला झूठ बोला, कोई बात नहीं, ये झूठ क्यों? ये बहुत बड़ा झूठ है। क्या तुम्हारी कोई प्रेगनेंसी भी हुई थी, अबॉर्शंस हुई थी, कहीं कोई बच्चा तो नहीं था? ये तो मुझे पता होना चाहिए। तो ये सवाल जवाब करने या ये
इन सवालों के जवाब लेने जब वो वापस गया असम, तो मालूम उन्होंने क्या किया? उसके भाइयों ने इसको अपने ही घर में पीट डाला, फिर इसके ऊपर 498A का केस डाल दिया। बताइए। डाउरी डिमांड और 498 जो भी करते हैं। अब ये सोचिए, ये व्यक्ति बड़ी मुश्किल से बेल आसानी से नहीं मिलती, लेके आया, बिल्कुल ट्रोमा में है, और अगर ये केस चल पड़ता है तो उसकी नौकरी खतरे में है, वो देश से बाहर नहीं जा सकता, पासपोर्ट भी इम्पाउंड हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो वो इस हालत में मेरे पास आया कि अब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और मेरी कोर्ट की जो पेशी है, वहां जज की तो जुकान तो बिल्कुल, ये जो गीता कौशिक, रीता कौशिक। हाँ, जो निकिता सिंघानिया की जज थी, केस में जज थी, उसी किस्म से इस बेचारे का केस भी चल रहा था। तो उसने कहा कि कृपया कोई तरीका बताओ कि मुझे वापस वहां उस कोर्ट में असम में ना जाना पड़े, या मुझे मरवा भी देंगे और मेरे से कुछ भी करवा सकते हैं। और उसने तुरंत, उसके माँ बाप भी आए हुए थे हिंदुस्तान, उसने कहा कि तुरंत आप तो निकल लो, इंग्लैंड चले जाओ, जैसे भी है कम से कम आप सुरक्षित रहो। वो भागे इमरजेंसी मोड में, ताकि उनको भी अरेस्ट ना किया जाए। हालांकि 498 में वो करते ही हैं, भले ही वो इंग्लैंड में रह रहे हैं, पर उन्होंने प्रताड़ित किया, ये नॉर्मल बातें होती थी। तो मैंने फिर उस वक्त एक डॉक्टर को, मेरे अच्छे डॉक्टर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में थे, तो मैंने उन्हें कहा कि कृपया इसे मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो और इसे एडमिट ही कर लो ताकि इसको न जाना पड़े। एज लक वुड हैव इट, वो झूठा भी नहीं हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि जैसे ही वो एडमिट हुआ उसको हार्ट अटैक भी हुआ, स्ट्रेस इतना था, तो वो जेन्युइन ही मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया दैट ही इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद अ हार्ट अटैक, उसको नहीं जाना पड़ा। और उसने वो केस भी रफा दफा करवाया, लाखों रुपया खर्च के, एक दो नहीं, लाखों रुपया खर्च के उससे एक्सटॉर्शन किया गया और वो किसी तरह से देश से बाहर निकला। अब वकील क्या करते हैं, ये जो झूठे दुष्ट वकील, और अधिकतर यही करते हैं, इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है झूठे केस को पहचानने के लिए। इनका क्या, पहले ही मैंने शुरू में ही पाया कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि डाउरी डिमांड तो डाल ही दो, इसने मेरी माँ ने गालियां दी, इसकी माँ ने ये कहा, उसकी बहन ने मुझे, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस केस में एक जो बहुत ही उजड़ किस्म की ड्रैकोनियन प्रोविजन लाई गई कि डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज, मैरिटल अब्यूज में केवल ये नहीं कि आपको किसी ने पीटा, कि आपकी हड्डी तोड़ दी, या आपके साथ फिजिकल वायलेंस की, या आपको और कोई प्रताड़ना दी जिसको आप सिद्ध कर सकते हो कि ये मेरे साथ हुआ, इमोशनल अब्यूज, टॉन्ट्स, यानी अगर मैं मान लो मैं कहूं कि ये मुझे हर वक्त मोटी भैंस कहती थी, ये भी आ गया। अब वो कैसे सिद्ध करे कि मैं मोटी भैंस नहीं कहता था, या मुझ पे डाउरी डिमांड की जाती थी कि तुम ये लेके आओ अपने घर से, मैं कैसे सिद्ध करूं कि मैंने नहीं किया, ये कैसे सिद्ध करूं? उसका कहना ही जैसे आसमानी फरमान है, तो कोर्ट मान जाती है, वो कह रही है तो हुआ ही होगा। सिद्ध करना इतना मुश्किल हो जाता है, डिमांड्स मैंने नहीं की, कैसे सिद्ध करूं? अब अतुल ने तो सिद्ध भी कर दिया कि मेरी डिमांड्स तो क्या होंगी, इसने मेरे पे डिमांड्स की, या मैंने इसके साथ अननेचुरल सेक्स क्या किया होगा, ये मुझसे अननेचुरल सेक्स मांगती थी, और उसमें शामिल था कि मेरे गुप्तांगों को चाटो, वो काम करो जो मुझे घिन आती थी। नहाती नहीं थी मैं, इसके साथ क्या सेक्स करूं, 5-5 दिन 6-6 दिन नहाती नहीं थी, तो मेरा सेक्स के प्रति आकर्षण तो क्या, मुझे उससे घिन आने लगी, और मैं बहाना बनाता था कि मुझे दर्द हो रही है, सर दर्द हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर उसने तो अननेचुरल सेक्स के भी
क्लॉजेस डाल दिए क्रूअल्टी में, कैसे वो सिद्ध करे? सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे, बेडरूम में लाइट्स लगी हैं, सीसीटीवी कैमरा है कि मैंने कभी अननेचुरल सेक्स नहीं किया, मैंने इसको कभी गाली नहीं दी, एक एक शब्द रिकॉर्ड किया जाए। इस तरह की जो इन्होंने हरकतें ले आए हैं, और वकील क्या करते हैं, कुछ भी ठोक दो, अभी हमने उगाही करनी है, मैं 5 करोड़ 3 करोड़ डिमांड आपकी तरफ से डालूंगा, आधा तुम्हारा आधा मेरा। ये मैंने खुद देखा है, ये नेगोशिएशंस होते और ये एग्रीमेंट होते हुए। और अतुल वाले केस में देखिए ना दीदी कि उसका वकील ही ऐसा लगता है कि अब ये पैसा लूटने का जो अवसर चला गया है, ये मर गया। वकील का साफ ही नेचर यही लग रहा है। जी। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, जब यूपीए के काल में अश्विनी कुमार जी लॉ मिनिस्टर थे, तब उनसे भी मिलने गई। उन्होंने मेरी बात को बिल्कुल झुठलाने की बजाय उल्टा मुझे 10 और केस सुनाए कि देखो मैं तो पंजाब से हूं, और पंजाब में मैं जानता हूं, मेरी ही कंस्टिट्यूएंसी में गांव गांव में ये हथियार अपनाया जा रहा है कि केवल सास ससुर को, ससुर देवर जेठ को लपेटो ही नहीं, उन पे रेप केस भी डाल दो। खासकर जब रेप केस में ये प्रावधान आ गया कि आपको प्रूव नहीं करना कि रेप हुआ, इस दिन हुआ, ये मेरा मेडिकल एग्जाम हुआ, ये एविडेंस है कि मेरे साथ मेरे ससुर ने या मेरे जेठ ने बलात्कार किया। और ये झूठे केस क्यों डाले जा रहे हैं? ताकि मान लो जेठ है, उसकी सिर्फ बेटियां हैं, कोई बेटे नहीं है 5-6 लठैत किस्म के, तो उसकी जमीन हथियानी है, तो उस पे ये केस डाल दो रेप का, वो चला गया अंदर। अब वो जो परिवार है अपने पति या पिता को निकलवाने के लिए कहेगा जमीन भी ले लो, कुछ भी ले लो, केस तो वापस लो। ये खुद लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार ने मुझे बताया कि ऐसे अनेकों केस गांव गांव में आ रहे हैं, ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है। जो मैंने असम का केस बताया, तो इतनी जल्दी आग फैल चुकी थी असम तक। आप सोचिए, ये सिर्फ ये नहीं कि बैंगलोर दिल्ली के जो बड़े फैशनेबल मॉडर्न लोग हैं, छोटे छोटे कस्बों से, गांव से ऐसे केस आने शुरू हो गए थे। आप बताइए, तो ये जो शुरू में ही ये पूरी सुनामी आ गई ऐसे केसेस की, तो मैंने इनके खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ लिखना 1980 के दशक से शुरू किया। और जैसे मैंने बताया, मैंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पब्लिक हियरिंग भी करवाई, मिनिस्टर से मिली, एमपी से मिली, यूपीए के, बीजेपी के, किसी ने नहीं सुनवाई की। और ये दुख की बात यह है कि पूरी पार्लियामेंट सो जाती है, क्योंकि आपको पार्टी विप मिलता है, और इसमें कांग्रेस, बीजेपी, टीडीपी, पीडीपी, मतलब सारे के सारे, क्योंकि विदेशी फंडेड एजेंडा चल रहा है। अच्छा, इसके पीछे कन्वर्जन माफिया है, उसका हाथ है, क्योंकि सारे फॉरेन फंडेड एनजीओज चर्च के सहभागिता से काम करते हैं। इन सभी का एजेंडा कन्वर्जन्स है, कन्वर्जन्स को फैसिलिटेट करना है। और मिशनरीज के लिए कन्वर्जन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आती है भारतीय हिंदू परिवारों का एकजुट होना, या समाज का जाति के आधार पे हो जाए कि ये तो जी अग्रवाल समाज है, ये गुज्जर समाज है, इनके अपने अफेयर्स के लिए इनकी अपनी पंचायत है। शुरू शुरू में जब मेरे पास स्त्रियों वाले केसेस आते थे, तो लड़की के साथ माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी, मन पूरा परिवार आता था। लेकिन एक बहुत फर्क मैंने देखा, और लड़की को बहुत सिंपैथी मिलती थी, समाज पूरा लड़की के लिए सिंपैथी देने के लिए खड़ा हो जाता था, अदालतें खड़ी हो जाती थी, सभी खड़े हो जाते थे, पुलिस ऑफ कोर्स। उनको घूस जिस पार्टी ने खिलाई, जैसे मान लीजिए लड़की को, बहू को जला के जब मारा जाता था किसी जमाने में, या
और तरीकों से, तो पुलिस तो केस उसको सुसाइड का बना देती थी, पैसे खिला दिए। जिसने पैसे खिला दिए उसके फेवर में पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती थी। अक्सर दोनों तरफ से लेती थी, और जिसने ज्यादा पैसे दे दिए उसकी तरफ ज्यादा झुकाव हो गया। ये पुलिस का तब भी था जब स्त्रियों के साथ अन्याय के केस आते थे, हम डील करते थे, तो स्त्रियों की के साथ हिंसा या मर्डर होता था, उसको सुसाइड में परिवर्तित करते हुए भी मैंने बहुत पुलिस के कारनामे देखे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, उनको चैलेंज किया, उन केसेस के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम भी चलाई। लेकिन जब पासा पलटा और पुरुष विक्टिम बनने लगे, तो क्या होता है, अब पुरुष के साथ उसके माँ पिता, मार पिटाई का, फिर साथ में रेप लॉ आया तो रेप का भी उसमें साथ में जोड़ दिया। पुरुषों के ऊपर भी डाइवोर्स के बाद भी ऐसे केसेस आए हैं, सुसाइड नोट पुरुष छोड़ के गए हैं, डिवोर्स के बाद भी उसको जबरन घर लाके पीटा, मारा, क्या क्या किया, और रेप का केस डाल दिया पैसे उगाही के लिए। अब वो रेप के केस से कैसे छूटे? मान लो किसी तरह से बच गया कि मैंने इसको मारा नहीं, पीटा नहीं, बल्कि इसने किया, किसी तरह से 10 साल में उसने अपने को उस केस से छुड़ाने के लिए पैसे भी दे दिए, डिवोर्स भी ले लिया, उसके बाद भी रेप का केस चल रहा है। तो ये जो सिलसिला चला ना, तो अब क्या है, ससुर पे या जेठ पे, जिस परिवार में रेप का भी केस लग जाए, जैसे अभी अतुल ने भी अपने सुसाइड नोट में कहा है कि बिना कैमरे की मौजूदगी के और पब्लिक की मौजूदगी में, जिसमें स्त्रियां भी हों, निकिता सिंघानिया के परिवार से ना मेरा भाई, ना मेरा पिता, ना कोई और रिश्तेदार मिले, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, आपके ऊपर रेप केस भी लगा ले। मर्डर भी झूठा केस सिद्ध हुआ, उसको विड्रॉ करना पड़ा कि मर्डर किया है, हालांकि उसका पिता अपने हार्ट की बीमारी, तरह तरह की बीमारियों से जो जूझ रहा था कई सालों से, उससे उसकी मृत्यु हुई। तो 3 साल बाद, मृत्यु के 3 साल बाद कहती है मेरे पिता का मर्डर इसने किया क्योंकि इसने 10 लाख मांगे, मेरे पिता का हार्ट फेल हो गया। इतना बड़ा झूठ। अब वो उसको डर है कि मेरे भाई पे, मेरे पिता पे रेप केस भी न लगा दे। अब क्या है, मैंने जैसे कहा, ये बड़ी अहम बात बता रही हूं मैं आपको। जब स्त्रियां आती थी, उनको सिंपैथी देने वाले बहुत लोग मिलते थे। हम अगर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, मैंने ऐसी कई प्रोटेस्ट की, क्योंकि पुलिस न्याय नहीं देती थी स्त्रियों को जब, तो हम क्या करते थे, जिस परिवार में ऐसा मर्डर हुआ या बहुत प्रताड़न हो रहा है, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम उस परिवार के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते थे और कहते थे सामाजिक बहिष्कार हो। कोर्ट्स, अदालतें, पुलिस इस परिवार को सजा दे ना दे, समाज को कम से कम इनका बहिष्कार करना चाहिए। आप मानिए, हजार हजार लोग अपने आप, बस सिर्फ हमें बताना होता था। मुझे याद है पहला जो हमने ऐसा किया था मॉडल टाउन में, तो मैं और रूथ हम घर घर गए थे बताने कि इस दिन हम ये प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, कृपया आइए। इसी किस्म से अशोक विहार में ऐसे एक प्रोटेस्ट किया, ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट किए थे कि समाज बहिष्कार करे ऐसे परिवारों को जो बहू के साथ हिंसा करते हैं। और लोगों ने दिल खोल के सपोर्ट किया, समाज ने, पुलिस ने नहीं किया, अदालतों ने न्याय भले ना दिया हो, पर समाज ने दिया। तो इसलिए हमने समाज से अपील करना शुरू किया कि भूल जाओ कोर्ट और अदालतों से। ये मैं 80 के दशक की बात कह रही हूँ। अब जब पुरुषों के साथ ये अन्याय के केस आने लगे, तो मैंने क्या पाया, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, क्योंकि अब समाज आउट है। केवल और केवल अदालतें हैं, पुलिस है, 498 है। अब आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि कानून अपने हाथ में ले लिया, कोर्ट में केस चल रहा है, अवमानना हो गई। अब आप समाज को अपील भी नहीं कर सकते, और रिश्तेदार, सगे भाई, सगे भतीजे डरते हैं कि हमने अगर गवाही भी दे दी इसके फेवर में तो हमारा भी नाम लिप्त हो जाएगा, हम पे भी रेप केस डाल देगी, हम कहाँ जाएंगे। तो ऐसे परिवार
अपने करीबी रिश्तेदारों से भी कट जाते हैं, पड़ोसियों से भी कट जाते हैं। मान लो पड़ोसियों को पता है कि ये शादी महज 2 महीने 4 महीने तक टिकी और ये लड़की आवारा थी, या उनको पता है कि ये परिवार ऐसा है ही नहीं जिसने प्रताड़ित किया हो, वो खुल के बोलेंगे ही नहीं। पहले बोल देते थे कि नहीं इसके साथ अन्याय हुआ, हमें आवाजें आती थी पिटने की, अब नहीं, क्योंकि अब आपने स्त्रियों के हाथ में कानूनी हथियार दे दिया कि किसी को भी लपेट लो ताकि मुंह खोलने की कोई हिम्मत ना करे और वो परिवार बिल्कुल अकेला पड़ जाए। अब उस परिवार में कोई रिश्ता नहीं करेगा। वहां अगर मान लो नौजवान बहन है, शादी भी नहीं हुई, अब उसकी शादी कहाँ होगी अगर उसके ऊपर केस लग गया? केवल डोमेस्टिक वायलेंस का ही नहीं, पर रेप में सहभागी होने का, कि ससुर रेप करता था और सास और ननद सहभागी थी। आप सोचो उस परिवार के साथ कौन रिश्ता करेगा, उस घर में कौन घुसेगा, उनके फेवर में गवाही कौन देगा? कोई प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल होने को तैयार नहीं है, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब पुलिस ने और अदालतों ने मोनोपोली बना ली है। पहले समाज का जब तक निर्णय थोड़ा बहुत था, थोड़ी आवाज थी, और पुलिस और अदालतों के जाने से पहले भी हमने तो 30,000 कोर्ट में भी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं जहां जज ने गलत फैसले किए। मानुषी ने ऐसे भी 2-3 बार किए हैं कि इतना उजड़ कैसा आपने जजमेंट दे डाला, जहां स्त्री ने अपना आखिरी बयान दिया है, उसके साथ क्या ज्यादती हुई वो हमने किया। पर आज के दिन असंभव है, कोई नहीं खड़ा होता, कोई नहीं सुनता, और न्यूज़पेपर भी ऐसे केसेस में जरा भी सहानुभूति के साथ नहीं आपको रिपोर्टिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो रिपोर्टर्स हैं, सारा मीडिया जो है, ऐसे ही नहीं प्रेस्टिट्यूट्स कहते, ये फॉरेन फंडेड एनजीओज के पेरोल पे है। इंदिरा जयसिंह कोई भी रिपोर्ट प्लांट करा सकती है, कॉलिन गोंसाल्विस कोई भी रिपोर्ट अपने बाथरूम में बैठ के ही एक व्हाट्सएप कर दे, वो रिपोर्ट छप जाएगी। ये सभी की इतनी ताकत है, जितने फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं इन सब में ये ताकत है। लेकिन कोई सच बताना चाहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है। और मेरे जैसी आवाजों को शुरू में आए दिन रिपोर्टर्स मुझसे मेरा व्यू मांगते थे, इस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर पिछले कुछ वर्षों में, और खासकर मोदी काल से, ये भी स्पष्ट कर दूं, मोदी की जो मीडिया टीम है उसने टीवी चैनल्स तक को कहा है मधु किश्वर बैन रहेगी, आप नहीं बुलाएंगे। आपने देखा होगा यूपीए काल में मैं हर टीवी चैनल पर हर मुद्दे पर खुल के बोलती थी, जैसे आज बोल रही हूं, पर बहुत जल्दी मेरे पे बैन करवाया गया। और कुछ टीवी चैनल्स ने मुझे बताया भी, वो टीवी चैनल्स जो हर रोज मुझे बुलाते थे मिन्नतें करके, अब ना कोई बुलाता है और ना मैं कभी उनको कहती हूँ कि मुझे बुलाया जाए, क्योंकि मैंने कौन सी नियामत की माँ का कलेजा इनसे पा लेना है, इनके पास है क्या ऐसी चीज जो देंगे? मतलब ये बरसाती मेंढक टर्रा रहे हैं इस सरकार के फेवर में या उस सरकार के। लेकिन कांग्रेस काल में इस तरह मेरे जैसे लोगों पर सेंसरशिप नहीं थी। हालांकि मैं कांग्रेस के विरोध में बोलती थी, खुल के बोलती थी, कभी उनके फेवर में नहीं बोला। दंगे हुए तो मैंने उनके खिलाफ बोला, हिंदू कोड बिल से लेकर हर मुद्दे पर मैंने कांग्रेस के विरोध में बोला, पर अब नहीं। एक जरा भी सवालिया निशान उठा दो, अगर लगा दो मोदी जी की सरकार पर किसी बात पे, तो आपका परमानेंट बैन कर दिया जाता है। नाउ आई डोंट केयर, सो आई सेड कोई बात नहीं, आप भी आज सत्ता में हो, कल नहीं होगे, मैं तो वहीं की वहीं रहूंगी और चिंता मत कीजिए। तो अभी जो एक आध और बात करूं, फिर आप सवाल पूछना मुझसे।
सवाल एक बहुत सारे लोगों के आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं पर 1-2 बात और करना चाह रही हूँ, उसको वाइंड अप करती हूँ, फिर सारे आपके सवाल भी लेती हूँ और दूसरे भी। तो मैं इस पे आइसोलेशन की बात कर रही थी। ये जो मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ लेफ्टिस्ट और फेमिनिस्ट बहुत बोलते हैं कि समाज, माय लाइफ, माय फ्रीडम, समाज को क्या हक है, मैं क्या पहनूं, मैं क्या ना करूं, क्या करूं। ये इतनी पॉइजनस विचारधारा है, क्योंकि जब तक इन सवालों पे समाज का नियंत्रण रहता था तो हम बहुत कुछ कर पाते थे। जैसे जब तक समाज का नियंत्रण था, हम प्रोटेस्ट करते थे और समाज को बुलाते थे, ऐसे परिवार का बहिष्कार करो। आज समाज का कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता। आवाज मुंह बंद करके, आंख पे पट्टी बांध के समाज डर के दहशत में बैठा दिया गया। यू कांट इंटरफेयर, यू कांट टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स। चाहे रेप का केस है, झूठा है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का है, कोई भी है। और जब ये जघन्य अपराधों में लिप्त कर लिया जाता है, चाहे वो सच हैं, झूठे हैं, कोई आपके साथ खड़ा होने की हिम्मत करता ही नहीं है। और पूरी तरह से परिवार डिप्रेशन में आके, अच्छा सिर्फ ये नहीं कि उसके भाई बहन, आप सोचिए कोई शादीशुदा, उसके बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते, उनके ऊपर झूठा केस डाल दिया। आप सोचिए, बहन की शादी नहीं हो सकती, भाई की शादी नहीं हो सकती अगर वो अभी भी अविवाहित है। कम से कम लड़की पर जब अत्याचार होता था, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, तो मैंने बहुत से परिवारों में ये बात एम्फसाइज की, पिता के साथ, भाई के साथ, कि तुम्हें पुलिस और अदालतों के चक्कर काटने से ज्यादा अपनी बहन या बेटी को सुरक्षित करना चाहिए। आप कह रहे हो उसके साथ पिटाई होती है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, अपने घर ले आओ ना। अब तुम्हारे घर आके थोड़ी पीट डालेगा। अगर इसकी उसकी जिंदगी आपके लिए कीमती है तो ले आइए सुरक्षित, उसको सपोर्ट दीजिए, हेल्प हर रीबिल्ड हर लाइफ। कितनी महिलाओं की जिंदगी सुधर गई बस एक छोटा सा ये फॉर्मूला देके। या मान लो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मान लो उसकी हत्या भी हो गई, बाकी परिवार तो बचा रहा, दुख हुआ पर बचा तो रहा, समाज की सिंपैथी तो उन्हें मिली। यहां तो पूरा परिवार तबाह होता है, बच्चे तक तबाह हो जाते हैं। जिस परिवार में किसी के दादा पे या चाचा पे रेप का मुकदमा, या उसके पिता पे झूठा रेप का केस, या पत्नी को पीटने का, या ये करने का, वो करने का, अननेचुरल सेक्स, ये वो करने का, या सारा अखबारों में आ रहा है, तो आप बताइए कितने लोगों की जिंदगी तबाह होती है। और हमारी अदालतों को शर्म नहीं आती, और हमारे राजनेताओं को शर्म नहीं आती, और खासकर मोदी जी का बिल्कुल दिल नहीं पसीजता। दिस माय लास्ट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट तक ने, जो कभी पॉलिटिकली अनफैशनेबल बातें नहीं करता, क्योंकि फॉरेन फंडेड एनजीओ की बहुत पकड़न है, कन्वर्जन माफिया की बहुत पकड़न है उसके ऊपर, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने कई बार कहा है, और कुछ हाई कोर्ट जजेस ने भी, ये लीगल टेररिज्म के हथियार बन गए हैं, जो निकिता सिंघानिया ने सिद्ध किया। बच्चे के लिए लाखों करोड़ों की मेंटेनेंस मांग रहे हैं, बच्चे की शक्ल नहीं देखने देनी पिता को। कितने परिवारों, अच्छा कितने परिवारों को उनके घर से निकाल दिया। मेरे ऐसे 2-3 मित्र हैं जिनके घर पे कब्जा कर लिया, बूढ़े माँ बाप को उनके घर से निकलवा दिया, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ जो जुड़ गया है कि आप मेंटेनेंस के साथ मैट्रिमोनियल होम भी डिमांड कर सकती हैं, मैट्रिमोनियल होम भी डिमांड कर सकती हैं। तो आप ये कहेंगी कि सास ससुर मेरे लिए रिस्की हैं, इनको निकाला जाए, और निकलना पड़ता है। वो आए दिन केस डाल देती है, कब्जा कर लिया उस घर पे भी। उसके साथ साथ मेंटेनेंस का जो केस है, आपने देखा, ये 20,000, 40,000, 80,000 मेंटेनेंस के साथ 1 करोड़ दो, 3 करोड़ दो, फलां करोड़ दो, ऐसे कर रही है, और जज माने भी जा रही है बिना देखे कि ये कमाऊ है। अब मेंटेनेंस कायदे से किस महिला को मिलनी चाहिए? जो नौकरी नहीं करती,
एक तरफ आप कहते हैं इक्वालिटी का हवाला कोर्ट को मानना चाहिए, हम इक्वल हैं। दूसरी तरफ फिर मेंटेनेंस क्यों दें? आपकी नौकरी भी है। जिस महिला ने 20-25 साल एक परिवार में अपने जीवन के खपाए हों, उस परिवार को चलाने में, उस परिवार को जोड़े रखने में अपना योगदान दिया हो, उसको तो मेंटेनेंस देना बनता है। लेकिन जो महिला 6 महीने या 1 साल में वहां से फुट लेती है और झूठे केस डालती है, उसको मेंटेनेंस का हक क्यों, जबकि वो कमाऊ भी है? क्यों हक? एक पैसा नहीं मिलना चाहिए ऐसी महिला को, सजा मिलनी चाहिए। और जो पति को अपने बच्चे से बिल्कुल अलग काट के रख देती है, उसका चेहरा नहीं देखने देती, एक दिन मिलने नहीं देती, ऐसी पत्नी, ऐसी राक्षसी पिशाची पत्नी को मेंटेनेंस मिले, करोड़ों रुपए में मिले, कैसे? हकदार कैसे है? और जो फेमिनिस्ट इसका समर्थन करते हैं कि मेंटेनेंस तो हक है, क्यों हक है? आप इक्वालिटी की बात करते हैं, या तो उस परिवार को क्या दिया आपने, आपका क्या योगदान था वो बताइए, उसके हिसाब से मेंटेनेंस तय होगी। ये नहीं कि 6 महीने के अंदर आप अच्छा, केवल पति की इनकम से मेंटेनेंस नहीं, केवल पति की प्रॉपर्टी पे हक नहीं, चाहे 6 हफ्ते की शादी हो। हमारा जो कानून है वो महिलाओं को इजाजत देता है कि उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में जो उसका हिस्सा बनना, उस पे भी वो हक जताए और उसमें भी हिस्सा मांग ले। और पति अगर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को बेचना चाहे या मॉर्गेज करना चाहे, उसमें उसके लिए कोई मजबूरी है, वो नहीं कर सकता। ये स्टे ऑर्डर ले आती है कि इस प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते। अमेरिका में, यूरोप में कहीं भी अगर महिला को प्रॉपर्टी क्लेम करने का हक है, वो केवल जिसको कहते हैं मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी, यानी जितने साल शादी बनी रही, उन वर्षों में क्या कमाई रही, उस कमाई का आप हिस्सा मांग सकती हैं। ये नहीं कि जो उसके दादा ने कमाया और जो प्रॉपर्टी तैयार की और उसको 20 साल बाद मिलेगी, उस पे भी आप हक जमा लें, या उसके माँ बाप के घर पे हक जमा लें, उसके माँ बाप को अपने ही घर से निकलवा दें। ये भी हो रहा है इस देश में। तो ये फेमिनिस्ट ने दिमाग अपना नहीं है, ये इनके फंडर्स का दिमाग है, ये कन्वर्जन माफिया का एजेंडा है। उनके दिमाग से हिंदू समाज को तोड़ने के लिए किया गया है। मुसलमान समाज बहुत समझदार है, अपने पर्सनल लॉ को छूने नहीं दे रहा, एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदलने दे रहा। उनको मालूम है जिस दिन उन्होंने अपने समाज के लिए रास्ते खोल दिए टूटने के, जो हिंदू समाज के साथ हो रहा है, वो हिंदू समाज को टूटते हुए देखना चाहते, अपने समाज को नहीं। कुछ तो सीखें हम उनसे। और वो खड़े हो जाते हैं। उनकी महिलाओं की इतनी हिम्मत नहीं कि इस तरह जलील करें, झूठ फरेब का सहारा लेकर निर्दोष परिवारों को नष्ट कर दें इस तरह, और इसको पेशा बना ले। जैसा मैंने कहा ना, सिंघानिया परिवार तो उनसे भी नीच है। ऐसे परिवार सारे जो अपनी बेटियों का देह व्यापार कराते हैं, वेश्यावृत्ति कराते हैं, वो अपनी बेटी के कॉस्ट पे कराते हैं। ये तो बेटी को वेश्यावृत्ति से भी बदतर कोई स्टेटस हो सकता है समाज में, उससे वो करवा रहे हैं। और ऐसे परिवारों के प्रति सिंपैथी तो क्या, इनकी पब्लिक ट्रायल होनी चाहिए। और मुझे खुश है कि हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है और कम से कम इनको सोशली रिजेक्ट करेगा, इनका हुक्का पानी बंद होगा। जी, अब पूछ लीजिए। ये सही बात है। जल्दी जल्दी हम प्रश्न ले लेते हैं क्योंकि बैटरी भी मेरा समाप्त होने वाला है। ये आपने कहा कि सोशली हिंदू समाज इनका बायकॉट करेगा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, वही वीडियो देख रहा था कि उस जहां वो लड़की काम कर रही है सिंघानिया, उसकी कंपनी के आगे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसको बाहर निकालो, ये हत्यारी है। लेकिन कंपनी कहती है हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं, हम नहीं निकालते। तो नहीं, पर मैंने आज तो सुना है कंपनी ने कहा है कि ऑफिस मत आइए। अब क्योंकि उस प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सब भाग गए हैं। अभी इनको इनके घर पर अभी नोटिस चिपकाया गया है जौनपुर में
कि आप सरेंडर करें 3 दिनों के अंदर, तो माता, वो बेटी और उसका भाई तीनों फरार है। होंगे, पर कितने दिन रहेंगे और कहाँ जाएँगे? सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ी बात है, इस महिला को अब कोई नौकरी नहीं देगा। इसके परिवार के साथ सामाजिक बायकॉट होगा ही होगा। इनसे रिश्ता रखने में सब कतराएँगे। इस और सिंघानिया परिवार के साथ इस जज के खिलाफ क्या होना चाहिए? रीता कौशिक प्रिंसिपल फैमिली जज है, इस पे कोई ट्रायल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके खिलाफ बहुत से लोग, जैसा अतुल ने कहा भी है कि 9 केसेस इकट्ठे डाल दिए, सब फरेबी झूठे, और ये हंस रही है जब उसकी पत्नी कह रही है सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, या खुल के कह रही है 5 लाख मुझे दो, तो इसने बहुतों से लिया होगा। तो इस दुष्ट आत्मा, इस पिशाची जज के खिलाफ भी ट्रायल होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि इसकी ट्रांसफर कर दो, पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसने बहुत पैसा बनाया होगा, इसके पति भी शायद ऐसी ही पोस्ट पे हैं। तो बहुत से लोग आएंगे। इस वक्त गर्मा गर्मी का माहौल है। अगर उन्हें पता चल गया कि ईमानदारी से सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इसके खिलाफ बहुत साक्ष्य मिल जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टी भी इतनी होगी कि पता चल जाएगा कि इसकी इनकम से कहीं बाहर इसने लूटखोर मचा रखी है। एक और चीज पता चला कि ये जो निकिता सिंघानिया है, वो बड़े-बड़े जो फेमिनिस्ट हैं भारत की, तथाकथित फेमिनिस्ट, उन सब के पेज लाइक करके उनकी यूट्यूब सुनती थी। यानी उसके दिमाग में फेमिनिज्म का जो गंदा कीड़ा है अलगाव वाला, वो सब अभी निकल रहे हैं। पेज लाइक कर रखा, उनका इंटरव्यू देख रही है, ये सब कर रही है। तो ये भी पता चला है। तो क्या ये जो फेमिनिस्ट हैं, वो एक तरह से डायरेक्ट अब घर तोड़ने के लिए विदेशी फंड का ही उपयोग कर रही हैं? क्या कर रही हैं? पूरी तरह से ये है ही। ये मैंने कहा ना, ये इनके पीछे कन्वर्जन माफिया है। और मैं बताऊं, आप ये कोई अध्ययन करना ही चाहिए, और कोई नहीं करेगा तो मैं ही कर डालूंगी। जहां जहां चाहे गांव में या शहरों में या बस्तियों में फेमिनिस्ट एनजीओ शुरू किए गए, वहां वहां चर्च प्लांटिंग बहुत तेजी से शुरू हो गई, कन्वर्जन्स बहुत शुरू तेजी से हो गए। ये इनका काम ही ये है, काम ही ये है। और दिमाग ले लो। इस्तेमाल नहीं करना। मिंटू प्रश्न ले लो जल्दी जल्दी, क्योंकि बैटरी जा रहा है, लो हो रहा है। मधु मैम, ये क्या संस्थान है फेमिनिज्म इन इंडिया सी द पीपल? क्या फालतू लिखते हैं, ये कौन लोग हैं? मतलब ये पूछ रही हैं। ये पूरा एक माफिया है, फॉरेन फंडेड माफिया। उसमें फेमिनिज्म इन ये जो शी द पीपल उसमें शामिल है। और क्योंकि अब इनकी बाहरी समाज में उतनी इज्जत नहीं रही, उतना सम्मान नहीं रहा, तो अब ये इंटरनल जो सरकारी तंत्र को कंट्रोल करके कैसे मैनेज करना है, इनका सारा फोकस उसी में। आज भी जितनी भी मिनिस्ट्री है इन सवालों को डील करती हुई, लॉ मिनिस्ट्री है, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, कल्चर मिनिस्ट्री है, वगैरह वगैरह, उन सब में इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उन सब में लॉ कमीशन में किनको बुलाते हैं? समाज के किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं। वो कभी मधु किश्वर की नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे तो केवल इन फॉरेन फंडेड एनजीओ की। और यही गिने चुने आप चेहरे देख सकते हैं, हर इशू पे ये आ जाते हैं, हर इशू पे वही लोग आ जाते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न। ये बीमारी आ गई है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है फिल्मी स्टाइल प्यार, ये उलट है भारतीय दर्शन की, जीवन की परमात्मा प्राप्ति हेतु। देखो, यहाँ तो कोई फिल्मी स्टाइल प्यार भी नहीं हुआ, ये तो लगभग अरेंज ही शादी थी, तब भी ये हुआ। शादी.com से शादी हुई थी। अब हम देखिए, जब तक परिवार शादी करते थे अपनी कम्युनिटी के अंदर और बीच में समाज के लोग रहते थे, तब तक शादी देखभाल के की जाती है, परिवार कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है। अब जैसे अतुल ने अपने बयान में कहा है कि इनका सोशल सर्कल भी जो है उनमें डाइवोर्स्ड
और ब्रोकन मैरिजेस, जो इसकी सहेलियां या इनका सारा सोशल सर्कल ऐसा है टूटा फूटा सा। पहले इन चीजों पर परिवार ध्यान देते थे। जो कहते हैं ना नीच कुल या उच्च कुल, वो पैसे से नहीं हमारा समाज आंकता था। आंकलन होता था किन संस्कारों में ये बच्चे पले हैं, किन संस्कारों में ये परिवार अपने को परिभाषित करता है, किन संस्कारों से परिभाषित करता है। अब कोई देखता नहीं, लड़की की शक्ल देखी, उसकी पढ़ाई देखी, उसकी डिग्री देखी, लड़के की शक्ल देखी, उसका स्टेटस देखा, चलो ये जो हमने पद्धति अपना ली है। अगर आप समाज को जुड़ा रखना चाहते हैं तो कृपया अपने ही समाज में शादी कीजिए, जहां बहुत से रिश्तेदार बीच में एज एविडेंस, एज मीडिएटर्स खड़े रहें, जो बीच बचाव कर सके। कोई ज्यादती होनी शुरू हो तो समाज के 25-50 लोग खड़े हो जाएं, जो उन समाजों में आज भी है, जैसे बनिया परिवारों में आज भी है कि जरा सी बात हुई तो समाज इकट्ठा हो जाता है, उनके बड़े बूढ़े इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों तरफ की बातचीत करवा देते हैं। और अगर कोई परिवार बहुत ज्यादती कर रहा है तो फिर उसके बिजनेस डीलिंग्स उसके साथ कोई नहीं करता, जब पता चल जाए ये बेईमान है। तो ये बहुत जरूरी है। मनीष सुपरस्ट कर है तो। और प्रश्न? धन्यवाद। प्रश्न लेते जाओ। नटराज जी हैं, ये क्या कह रहे हैं? I hear such laws are not so draconian, gender-based in Western countries like America. What especially can be changed to make them more fair? देखिए, लॉ बदले, सबसे पहले एक डिमांड होनी चाहिए कि जितने भी कानून हिंदू समाज पे थोपे गए हैं जबरन, और मैं कह सकती हूँ हिंदू कोड बिल से ये समाज के विरोध के बावजूद थोपे गए, उसके बाद जो फॉरेन फंडेड एनजीओ के माध्यम से कानून आए उनको तुरंत रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। और हिंदू कोड बिल की भी पूरी अच्छे से खंगाल की जाए कि उस वक्त क्या क्या ऑब्जेक्शंस किए गए थे समाज ने और कैसे जबरन लादा गया, वो उससे नुकसान क्या हुए, इस पे एक कमीशन समाज की ओर से बैठनी चाहिए। और उसमें मैं असिस्ट करने को तैयार हूँ। आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स पढ़ें, आपको सब मटेरियल वहीं से मिल जाएगा, जिसका हवाला देते हुए मैंने बहुत कोटेशंस भी डाली हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आई थी और नेहरू ने किस तरह रोड रोलर किया। तो फॉरेन फंडेड एनजीओज ने जितने भी कानून लाए हैं उनको तुरंत कूड़े की टोकरी में फेंका जाए और एक कानून लाया जाए कि फॉरेन फंडेड एनजीओ को हक ही नहीं है इस देश में कौन सा कानून आए या ना आए उसकी पैरवी करना, उसकी एडवोकेसी करना, उसके बारे में बातचीत भी करना। इनको हक ही नहीं है। दे शुड बी बार्ड, क्योंकि आप विदेशी एजेंसीज का एजेंडा इन कानूनों के माध्यम से इस देश के समाज पर थोप रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है और ये अक्षम्य अपराध है। दूसरा, इसके साथ जो जुड़ जाती है, हिंदू समाज अपने प्रिकॉशन के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, पुलिस नहीं जाएंगे। ये अंदरूनी जब तक हमारा समाज का कंसेंसस नहीं बनता, वो तभी बनेगा जब हम समाज से जुड़ के रहेंगे। जैसे मुस्लिम समाज जुड़ के रह रहा है अपने मुल्ला मौलवियों मस्जिदों के साथ, उसके माध्यम से जोड़ के रखा उन्होंने, चाहे जितना भी उनका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो। ये तो बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम समाज के मुल्ला मौलवियों को, इतनी हमारे हरकतें करने के बावजूद भी जोड़ के रखा है। और हम अच्छा खुला माहौल देने के बावजूद भी ना हमारे मंदिर वो काम कर रहे हैं, ना हमारे धार्मिक नेता वो काम। दीदी, हमारे मंदिरों पे सरकार ने कब्जा किया और हमारे शंकराचार्यों के विरुद्ध नकली शंकराचार्यों की बाढ़ ला दी है। तो कहीं ना कहीं 47 के बाद से ही जानबूझ के हिंदू को टारगेट किया गया है, खत्म, उसके सारे स्ट्रक्चर्स खत्म किए, मंदिर का स्ट्रक्चर खत्म किया, विवाह का स्ट्रक्चर खत्म किया, परिवार का खत्म किया, खाप पंचायत का किया,
गोरक्षकों का किया, जातियों का उसका किया, विवाह जो कि कोई हमारा अगुवा करवाता था मध्यस्थ, उसका किया। तो देखा जाए एकदम मॉडस ऑपरेंडी 47 से अभी तक एकदम क्लियर है, हिंदू ही टारगेट पर है। वो है, तो अब बचना है तो क्या करें? जाति व्यवस्था को बुरा समझने की बजाय उससे जोड़ो। समाज कैसे जुड़ा हुआ था? यदि मान लीजिए गुज्जर समाज है, उनकी लड़की पर किसी ने आंख उठाई तो सारा समाज इकट्ठा हो जाए कि हमारी लड़की पर। धोबी समाज है या ब्राह्मण समाज है, अगर सभी समाज से बाहर शादियां करेंगे, और इसीलिए समाज के अंदर शादी करने से ये फायदा रहता था कि जुड़ा रहा समाज, उन्हीं मान्यताओं से चलने की एक पद्धति बन गई कि अगर आप इस समाज से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस समाज की जो मान्यताएं हैं उनके अनुशासन में जियो, उनमें बदलाव, जरूरी बदलाव अवश्य लाओ जो समय अनुसार, काल अनुसार, परिस्थिति अनुसार हमें जायज लगते हैं, लेकिन समाज से कट के मत जियो। हम उन मोहल्लों में रह रहे हैं जहां हमें पड़ोसी भी हमें नहीं जानते, हमारा समाज कहाँ बिखरा हुआ है। एक बेटा कैलिफोर्निया में बैठा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तीसरी बेटी कहीं ब्याही है न्यूजीलैंड में। क्या परिवार नहीं बचा, समाज नहीं बचा, तो कौन आपके साथ खड़े होगा? ये तो कह रहे हैं पति उत्पीड़न बिना पत्नी के घर वालों के संभव नहीं है, लड़की वालों के दिमाग चढ़े हुए हैं। बिल्कुल ये फलसफा सही है, बेटियां पराया धन होती है, ये कठोरता से क्रियान्वित होना चाहिए। ये नरक जाने का काम कर रहे हैं बेटी का घर उजाड़ कर, इनका ये राय आप है बताइए, अन्वेषण। कठोरता से क्रियान्वित कैसे करेंगे कि आप कन्यादान की जो फिलॉसफी थी वो ये नहीं थी कि ये फालतू चीज है, हम आपको दान कर रहे हैं। जैसे दान के कंबल, आजकल हिंदू क्या करते हैं, जो सस्ते घटिया कंबल है ना, वो दान के कंबल, वो 80 रुपए का कंबल दान करते हैं। ये नहीं है, वो थी कन्यादान के पीछे जो फिलॉसफी थी कि हमारी सबसे प्रेशियस, जैसे गोदान, गोदान ये नहीं कि फालतू है गैया वहां ना, सबसे प्रेशियस हमारी ये एसेट है। तो बेटी भी सबसे प्रेशियस एसेट है। अब हमें आपको गिफ्ट कर रहे हैं, अब आप इसका वैसे ही ध्यान रखो, और ये आपके परिवार को वैसे ही, लक्ष्मी घर आई है उस मानसिकता से आपके घर में प्रवेश करे। लक्ष्मी का आगमन है, शुभ आगमन है, वो आपने संस्कार ही तोड़ दिए। तो अब ये जो लड़कियां आज की हैं, ना तो वो लक्ष्मी का आगमन है, वो तो सिर्फ अय्याशी का आगमन है। आप सोचिए, शादी से पहले 8-8 अफेयर कर चुके हैं, 6-6 अबॉर्शन हो चुके हैं। अब ऐसी लड़की, और दूसरा माँ पिता के लिए क्या हो गया है ना, ये मेरी माँ कहती थी कि अब समय आ गया पुत्र दान का। ये कन्यादान में तो कोई विश्वास करता नहीं, क्योंकि ये जो प्रेशर है बेटियों का, बेटे चले जाते हैं और माँ पिता अब बेटियों को जकड़ के अपने पास रखना चाहते हैं ताकि दामाद भी उनका सेवक बन के रहे, और दामाद से वो सब काम करवाएं जो बेटे भी करने को तैयार नहीं है। बेटे तो चले गए अपने करियर बनाने, तो माँ पिता के पास आज बेटियां अपने पति को रखना चाहती हैं, और इसी से बहुत से 498A केस हुए हैं कि अपना परिवार छोड़ो, अपने माता पिता छोड़ो, मेरे परिवार के वो पास आ। आज एक कथावाचक जया किशोरी कहती है कि मेरे, जो आपने कहा, मेरे घर के पास घर लेके कोई लड़का रहेगा तब मैं उससे विवाह करूंगी, और मेरे घर को चलाने वाला कोई हो तब मैं विवाह करूंगी। तो वो जो आप कह रहे हैं, अब ये कथावाचिका भी वही प्रमोट कर रही है। ये भी असल में कोई हिंदू संस्कारी नहीं है, ये अल्ट्रा फेमिनिस्ट एक कॉमर्स के रूप में उसने पता कर लिया है। यू नो, यूर प्रिटी, यूर गुड लुकिंग, और थोड़ा बहुत तड़का दे दो हिंदू धर्म का, पर कर तो फेमिनिज्म रही है। मैं तो छोटे छोटे रील्स देख रही हूँ, पिता अपनी बेटी से कहता है, अब जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी मम्मी अपने माँ पिता को छोड़ के मेरे साथ रहने आ गई थी, अब तुम्हारी जब शादी होगी, ये 5 साल की 6 साल की बेटी है, उसको पूछ रहा है और अपनी रील डाल रहा है,
तो तुम्हारी जब शादी होगी तो तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? तो बेटी कहती नहीं, मैं आपको साथ में लेके जाऊंगी। तो पिता कहता है पर अगर तुम्हारा पति कहे मैं नहीं रखूंगा तो मैं उसे डांटूंगी, मैं उसे मारूंगी। तो अगर वो तुम्हें डांटे तो मैं आपको बुला लूंगी। और पिता हंस रहा है। मतलब 6 साल 5 साल की बेटी को आप ब्रेन वॉश कर रहे हो कि वहां जाके तूने दादागिरी दिखानी है, और अगर वो हमें अपने साथ रखने को तैयार नहीं है तो तुमने वो शादी तोड़ देनी है। हम दोनों मिलकर उसकी खबर ले लेंगे, जैसे बेचारे अतुल की ली इन्होंने। ठीक बात। और आगे ठीक बात है, अन्वेषक जी के अच्छे से सुझाव हैं। और सोरस वाली बात भी है कि करें, पर मैम ने कहा है कि सोरस ठीक है, समाज के लिए सोरस जो है नुकसानदायक है, लेकिन सोरस फंडेड एनजीओ पे यहाँ कार्रवाई कौन करेगा? इन्होंने तो नाम लिख के दिया, गृह मंत्री तक सबको दिया, कार्रवाई तो कोई कर ही नहीं रहा, केवल उसका उपयोग कर रहे हैं चुनावी वो लोग। हमारी वेबसाइट पे सोरस फंडेड एक बहुत महत्व का एनजीओ है, उसके ऊपर मैंने खुलासा करते हुए कि कितना उसका गलत एजेंडा है, पुलिस रिफॉर्म के नाम पर उन्होंने क्या क्या अंधेरगर्दी नहीं मचाई, फॉरेन फंडेड एजेंडा लाके हमारी पुलिस को कमजोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कैसे कैसे ऑर्डर लाके हमारी पुलिस व्यवस्था को और चरमरा बनाने का जो काम किया, वो पूरा मैंने डिटेलिंग करके मेरे manushi.in पे डाला हुआ है। मैं आपको दूंगी, आप उसका लिंक डाल देना इस पॉडकास्ट के साथ। पर ठीक ठीक। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबको टैग किया मैंने कि ये देखिए क्या हो रहा है। और कुछ संसद में बहस कर रहे हैं सोरस पे, लेकिन सोरस फंडेड एनजीओ पे कार्रवाई 10 साल में कौन करता? नेहरू तो आके करेगा नहीं, बिल्कुल वो तो ये नहीं करना है। हर्ष मंदर है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई, हालांकि उसके एनजीओ में ये भी निकल के आया कि बच्चों का बहुत सेक्सुअल शोषण होता है, खाना भी भरपूर नहीं दिया जाता। इतना भ्रष्ट एनजीओ है वो, जो आईएएस की नौकरी छोड़ के जिसने एनजीओ शुरू किया, आप सोचो सोचिए कितना बड़ा धंधा है ये, कितने करोड़ों रुपया उसको मिलता है। और वो सोरस के जो बॉडीज हैं, गवर्निंग बॉडीज, उसमें भी है, माया दारूवाला भी है, इंदिरा जयसिंह भी उसके साथ शामिल है, योगेंद्र यादव भी सोरोस का चमचा। वो तो मैंने देखा कैसे सीएसडीएस के दिनों से अपनी रिपोर्ट, डेमोक्रेसी पे रिपोर्ट के लिए खास अमेरिका से बुलाता है अमर्त्य सेन। और इन सब पे कौन कार्रवाई करेगा? अब ये जो सरकार खुद को राष्ट्रवादी कहती थी, जब ये नहीं करेगी कौन करेगा? पता नहीं कौन करेगा। देखिए समाज अगर जग जाएगा ना, मैं आपको बोला ना, इस परिवार को हमारी अदालतें कभी न्याय नहीं देंगी। अतुल सुभाष के परिवार को न्याय नहीं मिलने वाला अदालतों से, जैसे कथुआ कांड में नहीं मिलने वाला, जैसे कितने अनेकों कांडों में, जैसे पालघर के साधुओं को कभी न्याय नहीं मिलने वाला। इसी प्रकार से इस परिवार को हमारी अदालतों में क्षमता ही नहीं है। इससे अच्छा, मैं सैकड़ों बार कह चुकी हूँ, इससे अच्छा खाप पंचायतें थी। मेरे पास चॉइस हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और खाप पंचायत, अब उनको भी तबाह कर दिया है, क्योंकि ये फॉरेन फंडेड एनजीओ ने खाप पंचायत पर और पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर जो खाप पंचायत पर प्रहार किए, वो भी तबाह हो गई हैं। लेकिन जो हमारी सामाजिक पंचायतें होती थी, जिनको कैंगरू कोर्ट्स ये कहते हैं, कभी इतनी अन्याय की बात करती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि पूरा समाज खड़ा होता था वहां, सब लोगों के सामने बात होती थी, समक्ष पग, और फैक्ट सबको मालूम होते थे। वहां झूठ फरेब चल नहीं सकता। ये बड़े बड़े वकील आके, हरीश साल्वे जैसे वकील आके नौटंकी अपनी चला नहीं सकते। इंदिरा जयसिंह जैसी दुष्ट आत्मा की बहस वहां चल नहीं सकती। उन्हें फैक्ट्स मालूम होते हैं, तो वहां न्याय मिल जाता है। अगर हम अपने समाज को जिंदा नहीं दोबारा करेंगे, अपनी सामाजिक पंचायतों को और अपने सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने की, तो भूल जाइए। मंदिर बड़े बड़े, मान लीजिए
हमारे पास आज नहीं है, कल आ जाएं, तब भी उनको चलाने के लिए क्या हमारे पास कोई तंत्र है कि समाज को जोड़ के रखेंगे? वहां पे भी पॉलिटिशियंस कब्जा कर लेंगे। एक पॉलिटिशियन, एक आईएएस ऑफिसर किसी भी अच्छी से अच्छी संस्था में घुसा दो, वो एड्स वायरस की तरह उस संस्था को तबाह करने की क्षमता रखता है। सही बात है भाई, इससे और बाहर सही बात है एकदम। हर लोग पार्टी से हटके समाज को जोड़ो, पार्टियों के चक्कर में उनके गुलाम मत बनो। वोट भले ही दो ना दो, किसको दो, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ठीक बात। उनके गुलाम नहीं बनो, समाज को इकट्ठा करो। हमारा बुरी तरह टूटा है। मैं कह रही हूँ, मेरा खुद का जो समाज है, पार्टीशन रेफ्यूजीज थे हम, तो वैसे भी बिखर गया। उसके बाद सब बच्चे कहाँ कहाँ चले गए, हमारे परिवार के भी, तो आज नाम मात्र है बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी हमारी कमी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। इसको जिस दिन हमने समझ लिया और दूर करना शुरू कर दिया, और ये लव अफेयर वाली मैरिज को छोड़ के प्यार हो जाए परिवार के साथ उसको, और अपने समाज के साथ अगर वो जुड़ के रहने को तैयार नहीं है, और वो तभी होगी जब वो अपने समाज का हिस्सा है, जो अपने जुड़े हुए। मैं देखती हूँ वो जो लड़कियां ऐसे घरों से आती हैं जहां समाज के साथ उस परिवार का बहुत सम्मान पूर्वक रिश्ता है, वहां बड़े बूढ़ों की मानी जाती है, वो लड़कियां अगले घर में जाके भी घर तोड़ती नहीं है। पर जहां इसका उल्टा है तो नष्ट ही करेंगे। एक तो बात है। आपको ये तय करना है, राजनेताओं से मत उम्मीद करो। समाज मजबूत है तो जैसे मुस्लिम समाज हर पार्टी को अपने तलवे चटाता है, हर पार्टी को, क्योंकि समाज एक इकट्ठा हो जाता है। भले ही जितना मर्जी अन्याय वो करे, अंदरूनी बाहरी कुछ भी करें, अपने गुंडों के साथ, अपने मवालियों के साथ, अपने टेररिस्ट के साथ, सबके साथ खड़ा हो जाता है। हम अपने शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े होते, हम धर्म हम गुरुओं तो के साथ। गाली दें, हम तो सिर्फ पुरी के शंकराचार्य जी ने एक बात सही किया, हिंदुओं का की जो दुर्दशा है उसकी पार्टीबाजी सोच ने कर दिया। हिंदू पार्टी में उलझ के रह गया, पार्टीबाजी ऐसा बना दिया हिंदू को कि वो अपने परिवार, समाज, जाति, अपने विवाह पर सबको तोड़ के तैयार है। पार्टीबाजी और दिमाग का सरकारीकरण। हाँ हमारी वही। शिक्षा कौन तय करेगा? सरकार का क्यूरिकुलम। हमारी हेल्थ का कौन ठेकेदार है? सरकार। वो बोलेगी ये इंजेक्शन ठोको, ठोक लेंगे। अपने 2 महीने के बच्चे को, 4 दिन के बच्चे को सारी वैक्सीन ठोक देंगे जो सरकार कहती है ठोकनी। हम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमारी सारी पद्धति जो है, हेल्थ केयर पद्धति, शिक्षा पद्धति, बिजनेस पद्धति, ये सारी पद्धतियां, अगर एनवायरनमेंट की पद्धति, हमारे नदियों के ठेकेदार सरकार बन गई ब्रिटिश काल से। हमारी जमीन की ठेकेदारी की, कौन सी जमीन का क्या उपयोग हो सकता है, मेरे पास 50 एकड़ जमीन है या 5 एकड़ जमीन है, सरकार की परमिशन के बगैर मैं उसका उपयोग भी नहीं तय कर सकती, लैंड यूज सरकार तय करेगी। कोई चीज नहीं है जिसमें समाज की कोई बिसात रही है। किन मान्यताओं से हमारे परिवार चलेंगे, पति पत्नी का रिश्ता किस आधार पर स्थापित होगा, पुत्र और पिता का रिश्ता, बहन और भाई का रिश्ता, ये सब सरकार तय करेगी। हमने होने दिया तो पिटेंगे, पिटेंगे। ना परिवार चल रहा है आज, ना समाज ठीक चल रहा बात। है, ना पड़ोस चल रहा है। पड़ोस में भी पार्टी पॉलिटिक्स, RWA के माध्यम से यहाँ भी चुनाव शुरू हो गए। मंदिरों में भी पार्टी पॉलिटिक्स, वहां पे भी हमने मठाधीश बिठा दिए, आईएएस ऑफिसर और पॉलिटिकल नेता। कुछ तो अपने लिए रखा ही नहीं हमने। अपने बच्चों की शिक्षा और संस्कार तक हमने सरकार के हवाले कर दी, तो पिटेंगे नहीं तो क्या होगा? हमारे बच्चे ठीक हमारे बात। रहे ही नहीं है। फिर वोक वोक मत कहो, ये सरकारीकरण है। सरकार के प्रति ब्लाइंडली ओबे करना, उसकी जायज नाजायज बात को, और ये कानून को अपने हाथ मत लो। पर कानून के हाथ कितने गंदे हैं ये इस जज ने सिद्ध कर दिया। और ये अकेली ऐसी जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऐसे ही हैं बैठे हुए बहुत से। पुलिस ने सिद्ध कर दिया, झूठे केस
फरेबी केस में उलझा के, ये कोई पहली बार नहीं। पुलिस को, जजेस को क्रिमिनल्स क्यों अच्छे लगते हैं? पैसे उगाही उनसे होती है, उनके पास ज्यादा है पैसा देने का, शरीफ इंसान दे नहीं पाता। इसलिए पुलिस भी नफरत करती है लॉ अबाइडिंग सिटीजन से। उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं क्रिमिनल्स, क्योंकि हर क्राइम में उनका हिस्सा बन जाता है। इसी किस्म से राजनेता भी, वो मसलमैन क्रिमिनल्स के साथ गठबंधन रखते ही हैं, वो वोट बैंक तैयार करते हैं। तो जिस समाज में वोट बैंक तैयार करने का काम माफिया डॉन्स के हाथ में पहुंच गया हो, और हिंदू समाज अपने को पूरी तरह समर्पित कर चुका हो ऐसे राजनेताओं के समक्ष, जो माफिया डॉन्स का इस्तेमाल करके वोट बैंक पॉलिटिक्स चलाते हैं और समाज को तोड़ते हैं। हर पार्टी समाज को तोड़ती है। मुस्लिम समाज हर पार्टी को अपने तलवे चटाता है, समाज इकट्ठा। तो बहुत बात ध्यान में रखना है कि सरकारीकरण नहीं है, अपने दिमाग करना है, जो अपनी सोच का कर लिया है। तो बहुत धन्यवाद दीदी। 2 घंटे हो गए और 2 घंटे हो गए हैं, तो और बैटरी सारे खत्म हो रहे हैं, पर आपकी चर्चा सुनने का बस लोग भी बने हुए हैं, मैं भी बना हुआ हूँ, आनंद ही आ रहा था, जानने को मिल रहा था। लेकिन अब 2 घंटे हो रहे हैं, तो दीदी ने जो कहा उसे सब लोग समझें कि पार्टी पॉलिटिक्स और सरकारीकरण से अपने दिमाग निकालकर अपने घर परिवार सिस्टम को मजबूत करिए, समाज को मजबूत करिए, तो हिंदू बचेगा, नहीं तो हिंदू जो सिकुड़ रहा है वो और सिकुड़ता जाएगा। तो बहुत धन्यवाद दीदी, आपके साथ बहुत दिनों बाद आज एक बहुत अच्छी गंभीर विषय पर चर्चा हुई, और उम्मीद करते हैं कि महिला पुरुष सब मिलकर इस जो शोषण वाला कानून है इसके खिलाफ आवाज उठाएं, और ये आवाज हमारे सरकार के कान तक पहुंचे, नहीं तो नक्कार खाने में तूती ही बनी रह जाएगी। बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद संदीप जी, आपका भी, जो आपने इतना समय मुझे दिया और पूरी खुल के अपनी बात कहने का, आपका भी बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों का भी, उन्होंने भी इतनी पेशेंस से इतनी लंबी बात सुनी, आप सबका आभार। धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारे साथ, हमारे थी दीदी मधुकिशोर जी, और ये था विषय वो कानून जिस कानून ने आज परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। तो यदि हम चाहते हैं कि इसमें सरकार तक हमारी बात पहुंचे, तो हम सबको कम से कम ट्विटर पर, बाकी जगह सरकार को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कानून मंत्री को हमने चुने हैं, उनको टैग करके हमें मांग करना चाहिए कि आपके पास बहुमत है, हमने 10 साल बहुमत दिए हैं, हम हिंदू परिवार व्यवस्था को टूटते हुए अब नहीं देख सकते। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। मैं हूं आपका संदीप देव, और आप देख रहे थे इंडिया स्पीक्स डेली। नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। जय सिया राम।